नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में वन शॉट की इस प्यारी सी सीरीज में, यानी कि एक ही चैप्टर के अंदर पूरा जो चैप्टर है वो क्लास ए की क्लास में, इस सीरीज के अंदर आज जो हम बात कर रहे हैं वो मानव भूगोल और प्रकृति और विशेष क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यानी आज का जो हमारा ये जो वन शॉट है, ये अध्याय 1 का वन शॉट मानव भूगोल जो हमारी चला करती हैं 2 बुक्स में से। भौतिक भूगोल से रिलेटेड हमने 5 चैप्टर लगभग आपको वन शॉट के माध्यम से कराए हैं और कई बोर्ड ऐसे हैं और बच्चों के ऐसे सवाल और कमेंट बार बार आ रहे थे कि हमारे जो हाफ ईयरली में जो यहाँ से यहाँ तक पूछा जाता है तो आप उस बुक को भी थोड़ा सा आगे लेके आए। तो आज के इस वन शॉट के अंदर हमने दूसरी वाली बुक के वन शॉट को शुरू किया है। लगभग 5 या 7 वन शॉट इसके करके फिर उसको फिर कंटिन्यू कर लेंगे और ऐसे करके लगभग 1 या 1.5 महीने के अंदर हमारे वन शॉट कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप बेफिक्र रहे, चिंता ना करें। आज के इस वन शॉट को बड़े मस्ती के साथ बहुत ही मजेदार तरीके से और हम शानदार पढ़ने वाले हैं। आपको क्लास में क्लास तो होता ही है, लेकिन आपको याद भी पूरा हो जाएगा एक ही क्लास में, लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र अध्याय जो हमारा फर्स्ट है, इस किताब का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। उसका पहला वन शॉट में लेके आया हूं और इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, मोस्टली सारी बातें हम करने वाले हैं। पहले तो ऐसा होता था कि 7-8 लेक्चर पढ़ते थे तो फिर सारे लेक्चरों के बारे में बात करनी पड़ती थी कि हम ऐसे पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे। अब तो एक क्लास में पूरा चैप्टर हो रहा है। मतलब इस टेक्नोलॉजी का, इस यूट्यूब का फायदा उठाओ, मस्ती से घर बैठे बैठे आराम से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। कई बच्चों के ये भी कमेंट आते हैं कि उस चैप्टर के अंदर वो लाइन छूट गई। चिंता ना करो, वन शॉट के अंदर लगभग चीज़ों को लेने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी जिसके पास समय और ज़्यादा पड़ा है तो सारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे इसी चैनल पे तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। एक एक चैप्टर के साथ साथ 5-5 लेक्चर वहाँ देखने को मिल जाएंगे। इस चैप्टर के भी सारे लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर सारे जो लेक्चर थे उन सबको मैं मिक्स करके लेके आ गया और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के इस चैप्टर के अंदर मानव भूगोल क्यों पढ़ते हैं, मानव भूगोल का चैप्टर है तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि मानव भूगोल पढ़ते क्यों है, मानव भूगोल पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है और क्यों उसको हम पढ़ना चाहते हैं। जब ये बात चलती है तो कई बार मानव भूगोल का उद्देश्य तो वो पूछता ही है, लेकिन उद्देश्य की जगह कई बार नाम जो है वो बड़ा डरावना सा दे देता है। इस उद्देश्य की जगह वो लिख देता है मानव भूगोल का क्या सरोकार है, यानी मानव भूगोल हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। उद्देश्य शब्द नहीं देकर वो सरोकार दे देता है और हम डर जाते हैं, यार ये क्या हो गया, मेरे तो जिंदगी खराब होगी। ऐसा नहीं है, सरोकार का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य होता है। क्यों पढ़ते हैं, मानव भूगोल को पढ़ने का उद्देश्य मानव के साथ प्रकृति को समझना है। अगर यहां हम भौतिक भूगोल की बात करते तो हम सिर्फ इतनी बात करते कि पृथ्वी को समझना है, प्रकृति को समझना है, उसके अलावा कोई बात नहीं करते, मानव का नाम भी नहीं लगे। जब भी मानव के साथ, किसके साथ, जब भी मानव के साथ प्लस में प्रकृति का अध्ययन होता हो, मानव के साथ किसका अध्ययन होता हो, जब भी मानव के साथ प्रकृति का अध्ययन होता हो तो उसे ही हम मानव भूगोल कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, मानव भूगोल। जब मानव के साथ किसका अध्ययन हो रहा है, प्रकृति का अध्ययन हो रहा है, तब उसे हम मानव भूगोल के नाम से जाना करेंगे। इसलिए प्रकृति प्लस मानव, प्रकृति और मानव के अध्ययन पर जो सब्जेक्ट जोर देता है उसको मानव भूगोल का उद्देश्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मानव भूगोल का उद्देश्य। पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है, यानी कि मानव भूगोल का उद्देश्य सिर्फ इतना है, ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, ये जो ये मानव है, कौन है भाई, मानव है जो ये, इसका घर जो है ये ऐसा ही है भाई, है ना। ये जो मानव है इसका घर कौन है, इस मानव का घर जो है वो पृथ्वी को बताया गया है। किसको बताया गया है, घर वो नहीं है जो हम चूना पत्थर ईंट से बनाते हैं। मानव के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी क्या होना चाहिए, घर। और ये बात कौन बताता है,
मानव भूगोल। यानी कि मानव भूगोल में मानव प्लस प्रकृति का अध्ययन किया जाता है और जो पृथ्वी होती है उसको मानव का घर समझकर उसका अध्ययन किया जाता है, वही मानव भूगोल होता है। दो चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है, उन सभी तत्वों का अध्ययन जिन्होंने मानव को पोषित किया है। ये जो पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, इस पृथ्वी पर वो सारे अलाइनमेंट, वो सारे तत्व जिन्होंने मानव को पोषित किया है, मतलब भरण पोषण में सहयोग किया है। किस में सहयोग किया है? भरण पोषण में, या मैं ये कह सकता हूं कि अपना जीवन यापन करने में मानव का सहयोग किया है। तो वो कौन होंगे? ये मानव जो है, पृथ्वी जो है इसका घर है, और इस पृथ्वी पर अन्य चीजें, अन्य तत्व, अन्य अलाइनमेंट भी आ जाते हैं मानव भूगोल में। वो तत्व जिसने मानव को कभी ना कभी अपना भरण पोषण करने के लिए या फिर अपना जीवन जीने के लिए, जिसे हम कहते हैं जीविकोपार्जन, क्या कहते हैं? जीविकोपार्जन करने के लिए कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से सहयोग किया हो, वो सब तत्व किस में आ जाते हैं? मानव भूगोल में। बताओ, मानव को जीवन जीने में पृथ्वी सहयोग करती है या नहीं करती है? करती है। तो पृथ्वी तो मानव का घर मानी गई है, तो वैसे आएगी। उसके अलावा मानव का सहयोग कौन करता है? उसके अलावा मानव का सहयोग करता है पर्यावरण। कौन करता है? पर्यावरण, यानी इन्वायरमेंट, वेदर यानी मौसम भी करता है। तो ढेर सारी चीजें यहाँ आ जाती है। भूमि पृथ्वी का एक पार्ट है, ऊपर का भूमि, ये मानव का सहयोग करती है। चारों ओर का जो वातावरण होता है वो मानव का सहयोग करता है। तो ऐसी कई चीजें, जलवायु मानव का सहयोग करती है, हम उसको भी लिख सकते हैं। ऐसे ढेर सारे तत्व हो सकते हैं जो मानव का किसी ना किसी रूप में क्या कर रहे हो? सहयोग कर रहे हो। वो सारे तत्व मानव भूगोल में आ जाते हैं। तो अब मेरे लाडले, पक्का समझ में आ गया होगा कि मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। 2 नंबर पक्के हैं। कितने नंबर पक्के हैं? 2 नंबर। मानव भूगोल के उद्देश्य की जब जब बात चलेगी तब तब ढेर सारी बातें चलेगी, लेकिन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, बोर्ड के उस एग्जाम में जब घबराहट का माहौल रहता है, उस समय याद आएगा, यार बताया तो था। क्या बताया था? बताया था कि ये जो पृथ्वी है ये मानव का घर है, और मानव और प्रकृति का अध्ययन जब किया जाता है उसको मानव भूगोल का उद्देश्य कहते हैं। और प्रकृति जो है, पृथ्वी जो है, उसको मानव का घर समझते हुए उन सभी तत्वों का अध्ययन करेंगे जो इस मानव को जीवन जीने में सहायता करते हैं। यानी मैं पृथ्वी पर हूं, आप पृथ्वी पर हैं, हमें इस जीवन को जीने में कौन कौन सहयोग कर रहा है? हवा, पर्यावरण, जलवायु, सर्दी गर्मी बरसात से जीवन जीने में आसानी हो जाती है। तो अपने जीवन को जीने में या जीवन को जीने में जीविकोपार्जन में, जैसे फसलें जमीन से मिलती है, भूमि से, तो पृथ्वी, तो मानव जो है उसके पृथ्वी को वो घर मानता है, और उस घर के अंदर रहते हुए, उस घर पर रहते हुए उस मानव का जो जो भरण पोषण करने में सहयोग करते हैं, उन सब अलाइनमेंटों को, उन सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल का उद्देश्य। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ मानव भूगोल का उद्देश्य समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, ये बड़ी रोचक तरीके से इसको हम पढ़ेंगे और शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आपको यूं अंगुलियों पे हो जाएगा अभी कुछ ही देर में। अगर मैं कहूं कि इसको रट लो तो फिर मैं किस काम का? जो चीज रटने वाली है वो रटने वाली है, लेकिन ये रटने वाली नहीं है। किसी भी चीज को ज्योग्राफी में समझने वाली और फिर भी रटा जाता है, फिर भी उसको रटा जाता है, इसका मतलब वो ज्योग्राफी का सीधा सीधा मर्डर है, और वो मैं होने नहीं दूंगा। तो देखिए यहां क्या लिख रखा है, मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है। पहले हमने क्या पढ़ा? मानव भूगोल का उद्देश्य। मानव भूगोल के उद्देश्य में या सरोकार में मानव जो है उसका घर पृथ्वी है, और उसके ऊपर वो रहते हुए जिन जिन चीजों का प्रयोग करता है, वो सारे तत्व जो प्रकृति के आसपास हैं, वो सब के सब मानव भूगोल के उद्देश्य में आ जाता है। लेकिन मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो बहुत बड़ा है, और इसको एक कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। मानव भूगोल का अध्ययन आपने भी किया, आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, और इस मानव भूगोल के अध्ययन में हम देख रहे हैं कि इसके अंदर, भूगोल के अंदर एक चीज होती है सर्वेक्षण। क्या होती है? सर्वेक्षण। भूगोल में एक सर्वेक्षण होती है, फाइल बनवाई होगी सर ने आपसे, बताओ बनवाई कि नहीं बनवाई? भूगोल में होता है सर्वेक्षण, और उस सर्वेक्षण की एक बहुत प्यारी बात है, उस सर्वेक्षण में
एक जगह दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? एक स्थान दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? एक स्थान दे दिया जाता है कि आपको उस स्थान पर जाना है और वहां जाके अध्ययन करना है। उस स्थान पर जाके आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। ठीक है, अब मैं कुछ कहानी बना के बता रहा हूं आपको। जैसे कि मैं जब भूगोल पढ़ा करता था तो माना कि, काल्पनिक कहानी है, माना कि मेरे सर ने मुझे कहा कि आप माउंट आबू जाओ जो राजस्थान में है। कहाँ जाओ? माउंट आबू जो राजस्थान की एक पहाड़ियों की जगह है। कैसी जगह है? पर्वतीय क्षेत्र है राजस्थान का। कैसा स्थान है? राजस्थान का पर्वतीय क्षेत्र है। मुझे उस माउंट आबू पे जाने को कहा और कहा वहां जाके आप पता करके आओ कि वहां पे क्या हो रहा है। मैं गया और मैंने जो है वहां पे डिटेल से देखा, लेकिन गुरुजी उस समय कह रहे हैं कि माउंट आबू आप जा तो रहे हो, लेकिन इस बात का रखना है आपको ध्यान कि कुछ दिन पहले हम कैमूर पर्वतों की तरफ गए, यूपी कैमूर पर्वतों की तरफ गए, तो हमें कई शेर जो है वो देखने को मिले और हमारे एक साथी को शेर खा गया। गुरुजी डरा रहे हैं, सर डरा रहे हैं। हम जो है कई जगह गए। एक बार हम नागपहाड़, किस जगह है? नागपहाड़ का अध्ययन करने गए, और नागपहाड़ इसलिए नाम है क्योंकि इस नागपहाड़ पर्वत में रहते हैं सांप। क्या रहते हैं? सांप। तो सांप खाने का डर रहता है, इसलिए आप इन चीजों से सजग रहे। ये गुरुजी अपने क्या बता रहे हैं? अनुभव। मेरे को तो कहां भेज रहे हैं? माउंट आबू भेज रहे हैं। मेरे को किस स्थान पर भेज रहे हैं भाई? माउंट आबू पे भेज रहे हैं। मेरे को किस स्थान पर भेज रहे हैं? माउंट आबू पे भेज रहे हैं। कि आप माउंट आबू जा रहे हो मोनो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना माउंट आबू का जो क्षेत्र है वो बड़ा खतरनाक है। जैसे कि कैमूर पर्वत का जो क्षेत्र था वह हमारे एक साथी को शेर खा गया। नागपहाड़ पे जाते हैं तो सांपों का ध्यान रखना पड़ता है। ये जो मेरे गुरुजी थे वो मेरे को अपने क्या बता रहे हैं? अनुभव बता रहे हैं। क्या मानव भूगोल में अध्ययन जब किया जाता है तो किसी के अनुभव का अध्ययन किया जाता है। गुरुजी की बात को, सर की बात को मैं मद्देनजर रखूंगा जब माउंट आबू जाऊंगा कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए मुझे शेर ना खा जाए। तो मैं इस अनुभव का ध्यान रखूंगा कि नहीं रखूंगा? इन्होंने जो अनुभव सुना है उसका ध्यान रखना है कि नहीं रखना है? तो रखना है। तो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में आनुभाविक अध्ययन होता है। बताओ पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में पहली बात ही आती है आनुभाविक। क्या आती है? अनुभव का अध्ययन किया जाता है। फिर सर कह रहे हैं कि हम जब गए कैमूर पर्वतों में और नागपहाड़ के क्षेत्र में, कई नाग थे, कई शेर थे। तू मोनू माउंट आबू जा रहा है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। अशोक देवासी, पूजा चौधरी बिटिया, जब सर्वेक्षण करने जाओ तो इस बात का ध्यान रखना है कि शेर जब सामने आ जाए तो शेर की आंखों में आंखें डाल के कहो हम अनुभव सुन के आए हैं। क्या सुन के आए हैं? और अनुभव सुनने के बाद हम क्या व्यवहार करना है, हमें यहाँ से भागना है या फिर शेर से किस प्रकार से बचना है, ये हम अपने व्यवहार से भी देखेंगे। इसलिए मानव भूगोल में व्यवहारिक अध्ययन भी होता है। क्योंकि मुझे मेरे सर ने एक बात बताई थी कि कैमूर पर्वतों में शेर मिल गया था। मुझे मेरे गुरुजी ने एक बात बताई थी कि नागपहाड़ में सांप मिल गए थे। इसलिए जब माउंट आबू अध्ययन करना जाओ तो इस घटना का याद रखना, यह घटना घटी है और इस घटना का जिक्र माइंड में रखना ताकि कोई घटना ना घटे। ये घटना भी बता रहे हैं सर मुझे, ये स्थान भी बता रहे हैं, घटना भी बता रहे हैं, ये स्थान भी बता रहे हैं। और मुझे तो उन्होंने कहा ये घटना 2016 की है, तो उन्होंने समय भी बताया, ये इसमें हम जोड़ सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं धीरे धीरे कि मानव भूगोल में अध्ययन किस किस का किया जाता है? अनुभव का अध्ययन किया जा रहा है, व्यवहारिक अध्ययन किया जा रहा है, घटना का अध्ययन किया जा रहा है, स्थान का अध्ययन किया जा रहा है, समय का अध्ययन किया जा रहा है। किसका अध्ययन किया जा रहा है? समय का। और जब आप वहां चले जाए, मेरे सर मुझे समझा रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं कि आप जब अध्ययन करने, सर्वेक्षण करने जब चले जाए किसी स्थान पर, तो वहां की एक एक चीज को विवरणात्मक ढंग से कि यहां क्या क्या देखा, पूरा विवरण आपको फाइल में लिखना है।
पूरे तथ्य क्या क्या देखने को आपको मिला, आप कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, गांव में क्या देखा, समाज के लोग कितने रह रहे हैं, सामाजिक परिवेश कैसा है, नारी शिक्षा वहां की कैसी है, एजुकेशन यानी कि कैसा वहां का माहौल है, कैसी गतिविधियां वहां चल रही है, आधा जो विवरण आप करोगे, क्या करोगे, जो विवरण आप अपनी उस डायरी में लिखोगे उसे हम कहेंगे विवरणात्मक। वहां के समाज के लोग सामाजिक जीवन में कैसे रहते हैं, आपस में लड़ते हैं या फिर झगड़ते हैं या फिर प्रेम से रहते हैं, वो सामाजिक परिवेश का जिक्र भी आपको सर्वेक्षण में करना है, क्योंकि मानव भूगोल के अध्ययन में सामाजिक चीजें जो आप देख रहे हो उसका भी अध्ययन करना है। और वहां के लोग सुबह उठकर किस काम पे जा रहे हैं, उनका आर्थिक मतलब पैसे कमाने का जुगाड़ क्या है, पैसे कमाने का तरीका क्या है, उसको हम कहते हैं समाज में लोग कैसे रह रहे हैं और पैसे कहां से कमा रहे हैं, इकोनॉमी सोर्सेज क्या है उनके। तो सामाजिक और आर्थिक पहलू का भी अध्ययन किसमें करना है, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में। किसमें करना है भाई, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में। गुरुजी ने अनुभव बताए, मैंने व्यवहार से काम लिया, घटना का, स्थान का जिक्र, जो समय का याद रखा, आगे जो मैं अध्ययन करने गया उसका विवरण मैंने रखा, और सामाजिक और आर्थिक तरीके से वहां के लोगों का विवरण मैंने पूरा लिखा। और समय के अनुसार, सर क्या कह रहे हैं, समय के अनुसार जो चेंज आए हैं उस समय के अनुसार, समय यानी कि काल, समय यानी कि टेंस मतलब काल, काल मतलब समय, समय और काल के अनुसार, समय और काल दोनों दिख रहे हैं आपको, समय और काल के अनुसार इस माउंट आबू में क्या क्या बदलाव आए हैं आपको अपने विवरण में लिखना है। समाकलनात्मक तरीके से क्या क्या वहां चेंजेस आए हैं यह आपको लिखना है। सारी चीजें सर बता रहे हैं मेरे को, और फिर कह रहे हैं इस विवरण में सामाजिक आर्थिक चीजें तो लिख रहे हो, लेकिन आपको माउंट आबू के बारे में जहां भी आप अध्ययन करने जा रहे हो, जहां भी आप सर्वेक्षण करने जा रहे हो, उस स्थान के बारे में आपको सिद्धांत बनाकर चीजें लिखनी है। विवरण के साथ सिद्धांत पॉइंट बना के विवरण करते हुए सैद्धांतिक तरीके से चीजें लिखनी है कि आपको वहां बाहरी रूप से, भौतिक रूप से क्या देखने को मिला और कौन सी प्राकृतिक चीजें वहां आपको अच्छी देखने को मिली। उसके अलावा किस वस्तु का अध्ययन करने आप मुख्यतः गए थे, उस वस्तु का भी परख भाव चित्रात्मक आपको ध्यान रखना है। जब किसी चीज के लिए सिद्धांत, नियम, रेगुलेशन, मेथड, लॉ, कानून के तरीके से अध्ययन किया जाता है, पॉइंट बनाए जाते हैं, तो नॉमेथेटिक कहते हैं। और जिस चीज का आप अध्ययन करके आगे बढ़ रहे हो उसे इंडियोग्राफिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इडियोग्राफिक। इडियोग्राफिक वस्तु परक अध्ययन है, भाव चित्रात्मक अध्ययन है, जबकि नॉमेथेटिक सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन है। तो मुझे यह बताया गया कि मेरे अनुभव सुन और व्यवहार से काम करना, समय के अनुसार यहां चेंज हो चुके हैं माउंट आबू में। पहले की घटना सुन कैमूर की, पहले की घटना सुन नागपाड़ की, दोनों की जगह के नाम, स्थान और समय सुन इस बात का। अब तू जैसे ही यहां माउंट आबू जाए तो विवरण करना बड़ा ढंग से, समाज और आर्थिक पहलुओं को ध्यान रखते हुए, भौतिक और प्राकृतिक चीजों का ध्यान रखते हुए, सिद्धांतात्मक तरीके से, वस्तु परक अध्ययन तरीके से इस पूरे माउंट आबू का ये जो क्षेत्र है इसको एक प्रदेश समझकर क्रमबद्ध पॉइंट टू पॉइंट आपको अध्ययन करना है। ये मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स समझ में आया कि नहीं आया बताओ, मुझे आ जाना चाहिए ना। एक जो किसी भी किताब का पहला चैप्टर होता है उससे लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखे रख दो इस बात को साइड में। तो 6 नंबर पक्के करने हैं इस एक ही क्लास में। जो भाग रहे हैं उन साथियों के लिए कमेंट कर दो कि रुक के रहना इस क्लास में, 6 नंबर का मैटर है इसमें, ठीक है ना। आगे देखिए, तो ये तो आप समझ गए, बड़ी प्यारी चीज है मानव भूगोल में अध्ययन क्षेत्र क्या है। आगे देखिए, अब हम जो देखेंगे कि मैं नहीं द्वैधतावाद एक सिद्धांत है जो जर्मन के जो लोग हैं, जर्मनी के जो लोग हैं और भूगोल का जो अध्ययन करता है वो कहलाता है भूगोलवेता। भूगोल का अध्ययन करने वाला कौन कहलाता है, भूगोलवेता, यानी आप सब भूगोलवेता है। राजनीतिक अध्ययन जब आप करते हैं तो एक राजनीतिज्ञ होता है। अर्थशास्त्र का जब आप अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्री कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो भूगोल का अध्ययन करता है वो भूगोलवेता होता है। और एक व्यक्ति है जर्मनी के रहने वाले, उन्होंने जो है पृथ्वी का वर्णन किया एक जीव के रूप में। इन्होंने कहा, जर्मनी के जो भूगोलवेता है, जर्मनी के जो भूगोल पढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा पृथ्वी जो एक मानव की तरह है। पृथ्वी कैसे है, एक मानव की तरह है। पृथ्वी कैसी दिखाई देती है,
एक मानव की तरह दिखाई देती है। पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है भाई? एक मानव की तरह दिखाई दे रही है। और इसका अध्ययन हम मानव समझ के ही करते हैं। वो कह रहे हैं जब आप पृथ्वी पर बैठे हो और अचानक से जब देखते हो कि भयंकर तूफान आ गए, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने आंखें बंद कर ली। पृथ्वी ने क्या बंद कर ली? आंखें बंद कर ली। इसलिए तूफान की कल्पना पृथ्वी की आंख से की गई है। किससे की गई है? यानी पृथ्वी को जीव मानना है, मानव मानना है। पृथ्वी ने आंखें बंद की मतलब तूफान। क्या? तूफान। तो तूफान आता है तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली है। और जब नदियां कल 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 करके आवाज करती हुई, हिनगिनाती हुई, वैसे घोड़े हिनगिनाते हैं, नदियां जब उफान लेती है तो ऐसा लगता है कि नाग जो होता है वो उफान कर रहा है, घोड़े जो होते हैं वो हिनगना रहे हैं। एक कल कल की सी आवाज आती है पहाड़ों से जब नदी नीचे उतरती है। तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने अपना मुख खोल दिया है और उसके अंदर से नदियां ही नदियां निकल रही है। तो पृथ्वी की तुलना जो है नदी से जो है मुख की गई है। ऐसा लगता है आंख बंद कर ली तो तूफान जब आता है तो लगता है पृथ्वी ने आंख बंद कर ली, और नदियां जब चलती है तो लगता है पृथ्वी ने मुख खोल लिया। लेकिन बड़ी मजे की बात सुन लाडले, बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है मैं अब बता रहा हूं आपको। जुकाम अक्सर सर्दियों में सबको लगता है, लेकिन हम पता कैसे करेंगे अगर पृथ्वी जीव है तो कि जुकाम कैसे लगा पृथ्वी को? हम इस बात का कैसे पता करेंगे कि पृथ्वी को भी जुकाम लग गया जब इसको जीव मान रहे हैं? जब बर्फ पहाड़ों के ऊपर जमी हुई रहती है और जब वो पिघल कर नीचे आती है इस प्रकार से, तो वो बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघली हुई, थोड़ा पानी का रूप लेती हुई कुछ कुछ ऐसी लगती है, कुछ कुछ ऐसी लगती है जैसे पृथ्वी की गंगा यमुना नाक बह गए। पृथ्वी की क्या बह गए? पृथ्वी को जुकाम हो गया। इसलिए हिमनद जो है, हिम यानी होता है बर्फ, हिम यानी क्या होता है? बर्फ। बर्फ आगे नद मतलब नदी। बर्फ की जब नदी चलती है तो प्रोत यानी ऐसा लगता है पृथ्वी के नाक चल गए। तो नासिका, प्रोत का मतलब क्या है? नासिका है भाई, नासिका। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तीनों समझ में आ गए सर? ये तो बड़े मजे की चीज है, हम तो ऐसे ही डर रहे थे इनसे। आंखें बंद हो गई मतलब तूफान आता है तो ऐसा लगता है पृथ्वी ने आंखें बंद कर ली। मुख खोला मतलब नदी चल गई, है ना? और क्या है? बर्फ की नदी आई तो क्या हुआ? ऐसा लगा जुकाम लग गया, नासिका। ठीक है ना? तो नासिका शब्द। जल डमरू मध्य, सर ये समझ में नहीं आया तो सुनो। एक नदी इधर से आ रही है इस प्रकार से, जैसे मान लो कि दो नदियां इस प्रकार मिलती भी है, इस प्रकार से नदी आ रही है गंगा, और इधर अरुणाचल असम से नदी आ रही है अपनी ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां मिल रही है सुंदरवन के डेल्टा में। किस जगह मिल रही है? सुंदरवन डेल्टा, जहाँ नारियल के पेड़ ज्यादा होते हैं। भारत का जो पूर्वी घाट है उस जगह ये दोनों नदियां मिलती है। तो ये दोनों नदियां जहां मिलती है इसके बीच में जो ये खाली खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये खाली खाली जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसे ही हम जल डमरू मध्य कहते हैं। तो ये कुछ कुछ जीभ सा दिखाई नहीं दे रहा आपको? जीभ जो होती है मुंह में, जीभ को कहते हैं गिरवा। जीभ को क्या कहते हैं? गिरवा। तो ऐसा जब नदियां जब मिला करती हैं उसको कहते हैं जल डमरू मध्य। इसको डेल्टा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो जल डमरू मध्य गिरवा की तरह नजर आता है। जर्मन के जो लोग हैं बड़े एंटिक है साहब। जर्मन के लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है एक मानव है, और जब वो जीभ निकालती है इसका मतलब दो नदियां मिलती है, यानी जल डमरू मध्य गिरवा के रूप में। जल डमरू मध्य गिरवा के रूप में। मिट्टी जो होती है उसके 6 स्तर बने होते हैं, 1 2 3 ABC। मिट्टी के जमीन में 6 स्तर बने होते हैं। तो मानव शरीर में भी 6 स्तर बने हुए हैं, 1 2 3 4 करके पार्ट बने हुए। कहीं सिर है तो कहीं मुंह है तो कहीं नाक है तो कहीं आंखें हैं, कहीं कान है तो कहीं गला है तो कहीं हाथ है तो कहीं पैर है, कहीं पेट है। तो मानव में क्या बने हुए? मानव में भी अपने हिसाब से अगर हम देखें तो परिच्छेदिकाएं बनी हुई है।
पार्ट बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से मिट्टी में भी पार्ट बने हुए हैं। मिट्टी में भी क्या बने हुए हैं? अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। तो मिट्टी जो है परिच्छेदिका के रूप में जिक्र किया जाता है। गांव नगर को आप एरोप्लेन में जब बैठ के देखते हो तब आप देखते हो कि जैसे नीचे कोई जीव भाग रहे हैं, तो गांव और नगर जीव के रूप में, और रेल सड़क मार्ग जो होते हैं वो यूं लहरा लहरा के बने रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानव शरीर के अंदर ब्लड चल रहा है, परिसंचरण हो रहा है। क्या हो रहा है? परिसंचरण हो रहा है धमनियों में। इसको इससे पढ़ा जाता है। तो परिसंचरण धमनियां मतलब जिस प्रकार से ब्लड चला करता है मानव शरीर में, तो ऐसा रेल और सड़कें चलती है। तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी की भी क्या चल रही है? मांसपेशियां चल रही है। पृथ्वी का भी परिसंचरण चल रहा है। क्या चल रहा है? परिसंचरण, यानी कि मांसपेशियों में ब्लड चल रहा है, धमनियों में ब्लड चल रहा है। इस प्रकार से पृथ्वी को एक माना गया है जीव। क्या माना गया है? पृथ्वी को एक जीव माना गया है। इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी जीवित जीव है। इसमें मानव प्लस प्रकृति का अध्ययन दोनों का किया जाता है, तो इसे जीव मानो। और ये अविभाज्य तत्व नहीं है, ये दोनों एक है। मानव और प्रकृति दोनों एक है। विभाज्य मत समझो, पृथ्वी को अपना समझो, नहीं तो पृथ्वी अपना को पराया समझ लेगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। द्वैततावाद ये एक जो है सिद्धांत है, इसको हम अलग से समझेंगे। द्वैततावाद को बहुत ही प्यारा सिद्धांत है, इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा मैं अलग से। द्वैततावाद के लिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मानव भूगोल की परिभाषाएं अभी तक यही नहीं पता। मानव भूगोल की परिभाषाएं क्या है? तो फिर बताओ क्या है मानव भूगोल की परिभाषा का मतलब है? क्या मतलब है? मानव भूगोल की परिभाषा का मतलब है मानव प्लस प्रकृति का अध्ययन। ध्यान से समझना, परिभाषाएं हैं और मैं आपको कराने वाला हूं परिभाषाएं याद। मानव प्लस प्रकृति, ये शब्द याद रख लेना, परिभाषाएं तीनों याद हो जाएगी। तीन विचारकों के नाम या भूगोलवेताओं के नाम आपको याद रखना है। पहला नाम याद रखना है फ्रेडरिक रेटजेल का। किसका नाम याद रखना है? मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं। मानव भूगोल के क्या कहलाते हैं? पिता कहलाते हैं। मानव भूगोल के पिता कौन है बताओ? फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ये कौन है? मानव भूगोल के पिता है। फ्रेडरिक रेटजेल कौन है? मानव भूगोल के पिता है। पूरी भूगोल के पिता तो कौन है? पूरी जो भूगोल है उसके हैं हिकेटियर, और भौतिक भूगोल के हिकेटियर से पूरी भूगोल के। भौतिक भूगोल जो हम पहले 5-6 लेक्चर उसके हमने वन शॉट के रूप में किए, उसके जो जनक कहलाएंगे उनका नाम है इरेटोस्थनीज। क्या नाम है? इरेटोस्थनीज। तो मानव प्लस प्रकृति का परिभाषा याद करने वाले हैं हम। मानव प्लस प्रकृति का अध्ययन, यानी मेरा और इस पृथ्वी का और प्रकृति का अध्ययन। प्रकृति कह दूं, पृथ्वी कह दूं, धरातल कह दूं, सब में नाम क्या आएगा? प्रकृति ही। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो लोग हैं, ये जो भूगोलवेता है, चाहे वो फ्रेडरिक रेटजेल है, चाहे वो एलन सी सैंपल है, उनकी शिष्या है एलन सी सैंपल, चाहे वो विडाल डी ला ब्लास है, तीन नाम याद रखना है, फ्रेडरिक रेटजेल, एलन सी सैंपल और विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास, ठीक है ना। और डिकेन एंड पिट्स थे, जिनका आपके सिलेबस से हटा दिया, 5 साल पहले चला करते थे डिकेन एंड पिट्स, वो भी अपनी परिभाषाएं दिया करते थे, तो उनको हटा दिया, बोला आप अपना ज्ञान मत दो, ये 3 ही बहुत है देने के लिए मानव भूगोल का। तो मानव भूगोल जो है वो क्या है, इसकी परिभाषा इन तीनों ने दी तो एक ही है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। जैसे कि एक राजा था, उसने कहा ज्योतिष को बुला के कि बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरी कुंडली में। ज्योतिष ने कहा साहब आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दिया कि आने वाले समय में आपका जो है पूरा वंश, पूरा परिवार जो है वो खत्म हो जाएगा। राजा ने उसको तुरंत जो है मृत्युदंड दे दिया। बोले ऐसी बातें करता है बावड़े, शर्म नहीं आती तेरे को? हमारा हंसता खेलता परिवार है और सीधा सीधा कह रहा है कि आने वाले समय में तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। उसने ये भी कहा राजा जी आप अकेले ही बचोगे, पूरा परिवार जो है खत्म हो जाएगा, आप अपनी आंखों से देखते रहोगे। उसको मृत्युदंड दे दिया बेचारे को। दूसरे ज्योतिष को बुलाया, उस ज्योतिष ने कुंडली देखी तो सेम चीज लिखी हुई थी
कि राजा का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा और राजा कुछ समय बाद खत्म होगा। लेकिन उस ज्योतिष ने इस बात को अलग तरीके से कहा। उस ज्योतिष ने कहा कि आने वाले समय में क्या होगा और क्या नहीं होगा, यह मैं आपको इस तरह से समझाना चाहता हूं कि बहुत बड़ा हरा भरा जंगल है आपका परिवार, और उसमें एक पेड़ मात्र आप है जो लंबे समय तक हरे भरे रहेंगे, बाकी धीरे धीरे वीरान नजर आने लग जाएंगे। राजा खुश हुआ और उसको इनाम दिया। बात कहने का तरीका अलग था, बात वही थी, परिवार खत्म होता उसका। वैसे ही मानव भूगोल मानव प्लस प्रकृति का अध्ययन है। मानव प्लस प्रकृति यानी पृथ्वी, समझ लो आप इसको। मानव प्लस यानी मैं और आप और ये पृथ्वी जो है, इसका अध्ययन मानव भूगोल है। ये हम अच्छे से समझ गए और ये परिभाषा इसीलिए मैंने बनाई। अब जैसे ही हम भूगोल वेताओं को पढ़ेंगे तो पहले फ्रेडरिक रेडजेल आएगा, वो कहेगा धरातल और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। फ्रेडरिक रेडजेल, अभी इस परिभाषा को देखेंगे हम, लिखी हुई है, मैं जो बोल रहा हूं वही लिखी हुई है। मानव धरातल और संबंधों का अध्ययन क्या है। अब ये प्रकृति नहीं बोलकर, पृथ्वी नहीं बोलकर, मानव भूगोल जो है उसका अध्ययन धरातल से जोड़ रहे हैं। अब ये नाम दूसरा ले लेंगे, लेकिन प्रकृति का अर्थ, पृथ्वी का अर्थ धरातल ही होता है, और मानव शब्द वहां भी लिखा हुआ है। तो मानव जो है उनसे मिलकर समाज बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। तो मैं कह रहा हूं कि मानव प्लस प्रकृति का अध्ययन मानव भूगोल है, लेकिन फ्रेडरिक रेडजेल वो मानने को तैयार नहीं है। फ्रेडरिक रेडजेल कह रहे नहीं, मानव भूगोल मानव समाज, ये जो मानव है इनसे मिलकर ही तो समाज बनता है। मैंने इनको कहा कि आप कह रहे हो मानव समाजों से मिलकर बनता है मानव भूगोल, तो इन्होंने कहा हाँ मैं ऐसा ही कह रहा हूं। तो मैंने इनको बताया, याद करने के लिए कह रहे हैं ना, मैंने इनको बताया कि मानव मिलकर ही तो समाज बनाते हैं ढेर सारे। तो बात तो वही हुई, मानव तो मैं ही कह रहा हूं, तो इन्होंने, आपने मानव समाज कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने कहा और धरातल, मानव समाज प्लस धरातल, यानी ये बात कर रहे हैं पृथ्वी की और बात कर रहे हैं प्रकृति की। तो ये बात तो हमने भी की है कि प्रकृति, तो बात वो की वो आ रही है। हम कह रहे हैं मानव प्लस प्रकृति के बीच संबंध, ये कह रहे हैं मानव समाज और धरातल के बीच अंतर, बीच संबंध का जो अध्ययन होता है उसको मानव भूगोल कहते हैं। हम कह रहे हैं मानव प्लस प्रकृति के बीच का अध्ययन मानव भूगोल है, ये कह रहे नहीं। तो मैंने कहा क्या बताना चाह रहे हो? तो इन्होंने कहा नहीं, मानव समाज प्लस धरातल के बीच का अध्ययन मानव भूगोल है। तो समाज प्लस धरातल, बात तो वही हुई, समाज से मानव से समाज बनता है, धरातल मतलब प्रकृति और पृथ्वी की बात हो रही है। तो कहने का तरीका अलग हुआ कि नहीं हुआ? उस कहानी से कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कहानियां लागू होती है कि नहीं होती है? तो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन फ्रेडरिक रेडजेल। बात वही है, कहने का तरीका अलग है। आपको लिखना फ्रेडरिक रेडजेल में यह है, अपनी परिभाषा में वो है। सवाल कैसे पूछा जाएगा? फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा लिखो, पक्का आएगा, पक्का अंगूठा ले लो बोले आप, ठीक है ना। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधित संश्लेषित अध्ययन है। ये सब कुछ छोड़ दो आप, संबंध संश्लेषित कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिर्फ संश्लेषित शब्द याद रख लो, और इसको याद रखना है SDS। क्या याद रखना है? SDS, समाज प्लस धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन। तीनों गोलों के तीन शब्दों की एक ट्रिक बनाई है मैंने, SDS। अब कोई भी आपसे पूछे, कमेंट बॉक्स में दिखनी चाहिए पहले, ये आपका होमवर्क है जो आपको कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है। फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी गई है? मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल है। कितना सिंपल है मेरे लाडले, ठीक है ना। याद करने का तरीका है SDS, ये मैंने आपके लिए बनाया, इसको लिखना नहीं है एग्जाम में, याद रखना है। पहले क्या था? समाज, D फॉर धरातल, समाज प्लस धरातल, मानव समाज प्लस धरातल। फिर S था तो संश्लेषित, ऐसे याद रख लेना। किसने दी है? फ्रेडरिक रेडजेल। क्या नाम है इनका पूरा नाम? फ्रेडरिक रेडजेल। में लिख देता हूं, फ्रेडरिक रेडजेल लिखा हुआ है, फ्रेडरिक रेडजेल। बताओ ये परिभाषा याद हुई कि नहीं हुई? बताओ, सवाल ये भी पूछा जाता है कि फ्रेडरिक रेडजेल की जो परिभाषा है उसमें किस पर जोर दिया गया? तो क्या मानव पे जोर दिया गया? क्या धरातल पे दिया गया? नहीं, इन दोनों के संबंधों में निचोड़ निकालना मतलब संश्लेषण निकालना। निचोड़ निकालना मतलब संश्लेषण निकालना, तो संश्लेषण पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया? ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया है? संश्लेषण पर।
मानव भूगोल ए स्तर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब देखो बात वही कहेगा, बात यही कहेगा, दोनों की बातें जो है एक है लेकिन कहने का तरीका अलग है। ये क्या कह रहे हैं, मानव भूगोल ए स्तर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्रियाशील मानव और ए स्तर पृथ्वी, पृथ्वी शब्द आया कि नहीं आया, यहां धरातल आया, यहां पृथ्वी आ रहा है। और क्रियाशील मानव, यहां मानव के आगे क्या लगा दिया, समाज लगा दिया, यहां मानव के आगे क्या लगा दिया, क्रियाशील लगा दिया। तो ए स्तर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तन हो रहे हैं संबंधों में, उसके अध्ययन को ही मानव भूगोल कह रहे हैं। मानव भूगोल ए स्तर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, ये जो पृथ्वी है ये घूमती रहती है और इसमें मानव भी जो है क्रिया करता रहता है। तो ए स्तर पृथ्वी पर क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तन होते हैं, इसका अर्थ बता देता हूं मैं आपको। जैसे मैं सुबह घर था, थोड़ी देर बाद स्टूडियो था, थोड़ी देर बाद कहीं और मिलूंगा आपको, तो ये जो है ए स्तरता है, इसमें मानव क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। मानव क्या कर रहा है, क्रिया। अब मैं कोई काम कर रहा हूं, उसका अध्ययन अगर मानव भूगोल में किया जाता है तो वो जो अध्ययन होगा ए स्तर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होगा। इसमें किसको जोर किस पर दिया गया है, क्रिया कर रहा है मानव, मतलब गति कर रहा है, तो गत्यात्मकता पर जोर होगा। किस पर जोर होगा, गत्यात्मक। मानव भूगोल ए स्तर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। दोनों परिभाषाएं ऐसे याद करनी है। प्रेडजेल की पूछे, मानव समाज, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। कैसा अध्ययन है, संश्लेषित और बिल्कुल संबंधों का अध्ययन है। दूसरा, इन्हीं की शिष्या है फ्रेडरिक रेडजेल की एलन सी सैंपल, जो इनके साथ रह के पढ़ी है लेकिन अपनी बात अलग तरह से कह रही है। वो कह रही है कि मानव भूगोल ए स्तर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का परिवर्तनशील अध्ययन है। दोनों याद हो जाने चाहिए आपको। बात वही आ रही है ना, दोनों शब्द दिख रहे हैं क्या आपको, बताओ। पहले वाली में मानव दिख रहा है, मानव से मिलकर समाज बना है, प्रकृति मतलब धरातल दिख रहा है, इसमें मानव ये दिख रहा क्रियाशील मानव, प्रकृति मतलब पृथ्वी शब्द आया है तो प्रकृति होगी, ठीक है ना। ये दोनों, ये जोर किस पे दे रही है, फ्रेडरिक वाली संश्लेषण पे, ये एलन सैंपल वाली गत्यात्मकता पे। दोनों याद हो जानी चाहिए आपको। तीसरी किसकी देखेंगे, ढीला प्लास, प्लास वो होता है जो नटबोल्ट खोलते हैं, ऐसे याद रख लेते हैं इसको। पोल विडाल डी ला ब्लास, पूरा नाम क्या है, पोल विडाल डी ला ब्लास। ब्लास याद रख लो, बाकी नाम अपने आप याद हो जाएगा। ब्लास, लास्ट में ब्लास, लास्ट में क्या है, ब्लास। ब्लास जो है उसने कहा यार तुम बात वही कह रहे हो, फ्रेडरिक रेडजेल भी वही कह रहा है, एलन सी सैंपल भी वही कह रही है, मैं इस बात को जो है ना अलग तरीके से भी कहूंगा और थोड़ी बड़ी करके कहूंगा, 4-5 लाइनें भर के कहूंगा, तो लंदन शहर के बच्चे डर जाएंगे। उन्हें पता नहीं था लंदन शहर के बच्चे तो टाइगर है, शहर है, डर कैसे सकते हैं। कितनी भी बड़ी परिभाषा दे दे, अभी इसका खंडन कर देंगे हम, है ना। तो विडाल डी ला ब्लास कह रहे हैं हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, यानी इस पूरी लाइन का अर्थ है पृथ्वी के भौतिक नियमों का मतलब पृथ्वी, बस इतना ही अर्थ है। भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीव, अच्छा पकड़े गए विडाल बीडा ब्लास जी, है ना, विडाल डीला ब्लास पकड़े गए क्योंकि गलती से इन्होंने जीव बोल दिया और गलती से इन्होंने पृथ्वी बोल दिया और हमने इस बात को यहीं पकड़ लिया। पृथ्वी प्लस जीवों का जो अध्ययन है, इसका निचोड़ जो कर रहे हो विडाल डीला ब्लास जी, उसी को मानव भूगोल कह रहे हो आप। क्या कह रहे हो, मानव भूगोल। इसको पूरी को पढ़ते हैं एक बार। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना विचार कल्पना आई, वो पोल विडाल डीला ब्लास बताते हैं, उसी को मानव भूगोल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मानव भूगोल। देखो पृथ्वी दिखाई दे रही है, प्लस इस पर रहने वाले जीव, पृथ्वी और इस पर रहने वाले जीवों के जो नियम होते हैं उनका जब अध्ययन किया जाता है, कैसा अध्ययन, वही निचोड़कर संश्लेषित अध्ययन, उसको मानव भूगोल कहेंगे। पकड़े गए विडाल डीला ब्लास जी। तो 3 लोगों के नाम आए, 3 लोगों के, आंख बंद करके याद करो कौन कौन थे, याद करो कौन कौन थे। पहला फ्रेडरिक रेडजेल, दूसरा एलन सी सैंपल, तीसरा विडाल डीला ब्लास। बोलो मेरे साथ एक बार, फ्रेडरिक रेडजेल, एलन सी सैंपल और प्रोफेसर विडाल डीला ब्लास। डीला ब्लास कहते हैं जीव प्लस पृथ्वी के मध्य, और इससे ऊपर वाला एलन सी सैंपल थी, वो कह रही है स्तर पृथ्वी क्रियाशील मानव, मानव भूगोल। उससे ऊपर वाला कह रहा था धरातल प्लस समाज, मानव भूगोल। और हम कह रहे हैं मानव प्लस प्रकृति, मानव भूगोल। ये मानव भूगोल की परिभाषाएं थी।
अब तो कोई ऐसा बिल्कुल बहुत कम बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आया, फिर भी बहुत अच्छे से जो मैंने आपको प्रयास किया है समझाने का, फिर भी डाउट हो तो कमेंट कर दो। आगे हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मानव प्रकृति में कौन किस पर निर्भर है, ये बहुत प्यारी बात है, इसको ध्यान से मजे से मस्ती के साथ समझना है, कोई डर वाली टेंशन वाली बात ही नहीं रखना है इसमें। कौन किस पे निर्भर है? अब कोई तो कह रहा है, एक जन आया पहले, वो कहेगा कि सब कुछ दुनिया जो है वो पूरी प्रकृति पर निर्भर है। दुनिया किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है, यानी पृथ्वी जो चाहे वो कर दे अगर मानव उसकी बात नहीं माने तो, यानी सब कुछ प्रकृति पर निर्भर है। वर्षा, पानी वर्षा है, बारिश आई है, वर्षा हुई है तो प्रकृति ने की है, सब कुछ प्रकृति पर निर्भर है। फिर दो चार जन आते हैं, नहीं नहीं, प्रकृति में तो मानव जब चाहे उसमें बदलाव ला सकता है, जब चाहे बदलाव ला सकता है। पहला तो कह रहा है कि मानव पूरा ही प्रकृति पर निर्भर है, सूर्य चमकता है तो चमकता है, नहीं चमका तो मानव कुछ नहीं कर सकता। एक कह रहा है नहीं, सूर्य को पकड़ के चमका सकते हैं। एक कह रहा है गर्मी लगती है तो लगती है, क्या करे, प्रकृति की देन है, गर्मी तो आएगी। दूसरा कह रहा है नहीं, कूलर ऐसे चला सकते हैं। तो जो कह रहा है कि प्रकृति ही सब कुछ है वो है फ्रेडरिक रेडजेल, वो है उनकी शिष्या एलन सी सैंपल, और वो कह रहे हैं निश्चयवाद की धारणा। ये धारणा क्या कहलाती है कि प्रकृति ही सब कुछ है, बिना प्रकृति के कुछ भी नहीं है। तूफान आ रहा है मतलब पृथ्वी ने आंख बंद कर ली है, सामने मत जा। दो नदियां मिल रही है या फिर गिरवा के रूप में डेल्टा क्षेत्र बन रहा है, जीवा पृथ्वी जर्मन के रूप में, जीव के रूप में पढ़ा है हमने, तो तू मत जा वहां पे, प्रकृति के खिलाफ मत जा, क्योंकि प्रकृति सब कुछ है। सूर्य को तू सूर्य मान, चंद्रमा को तू चंद्रमा मान, पृथ्वी को तू पृथ्वी मान। प्रकृति से छेड़छाड़ मत कर, नहीं तो एक चमगादड़ खाएगा चाइना और फिर कोरोना आ जाएगा। इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना है। ये कौन कह रहे हैं? ये फ्रेडरिक रेडजेल कह रहे हैं, जो कह रहे हैं मानव समाज और धरातल का अध्ययन मानव भूगोल है। ये एलन सी सैंपल कह रही है इस तरह पृथ्वी और क्रियाशील मानव के अध्ययन ही मानव भूगोल है। ये दोनों लोग ये कह रहे हैं कि पृथ्वी ही सब कुछ है, और ये निश्चय करके सोच के समझ के कह रहे हैं। इसलिए इनकी धारणा, यही धारणा का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है ना, कौन किस पर निर्भर है, इसको धारणा कहते हैं। धारणा मतलब ये कौन किस पर निर्भर है, तो मानव जो है प्रकृति पर निर्भर है। मानव किस पर निर्भर है? ये मानव, क्योंकि प्रकृति को घर समझ के ही तो मानव, पृथ्वी को घर समझ के ही तो मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। ये जो मानव है, भाग गया मानव, यार इतना बुरा चित्र बनाया क्या मैंने मानव का, भाग गया, फिर भाग गया, कब तक भागेगा मेरे से मानव, ठीक है ना। ये देखिए फिर लाते हैं इसको, मैंने इसकी एक आंख का कलर चेंज कर दिया, पहले कुछ अलग। ये मानव और ये पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है मानव इस पर पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि ये इसका घर है, ठीक है ना। और ये निश्चय सोच समझ के किया गया, इसलिए ये धारणा निश्चयवाद कहलाती है। ये रेडजेल मतलब फ्रेडरिक रेडजेल है, एलन सैंपल मतलब एलन सी सैंपल है। प्राकृतिक वातावरण सर्वशक्तिमान है, इनका कहना है कि प्राकृतिक, कौन कह रहे हैं? फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सी सैंपल कह रहे हैं प्रकृति का जो वातावरण है वो सबसे ऊपर है, सर्वशक्तिमान है। प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि वातावरण सर्वशक्तिमान है, उसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में मानव के क्रियाकलापों पर अवश्य पड़ता है। उसने अपना पेट भरने के लिए चमगादड़ खाई, कोविड आ गया ना, प्रकृति से छेड़छाड़ की, ये मना करते हैं। कौन? फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सी सैंपल। तो इसके प्रणेता यानी इस नियम को बनाने वाले कौन है निश्चयवाद को? एलन सी सैंपल और फ्रेडरिक रेडजेल। इनकी दोनों परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। निश्चयवाद जो है वो धारणा प्रकृति को सर्वशक्तिमान मानती है, लेकिन अगले ही पल एक व्यक्ति खड़ा होता है भयंकर गुस्से में। ऐसे कैसे? ये दोनों गुरु और इनकी जो शिष्य है वो तो एक हो गए, दोनों मिले हुए हैं, दोनों जो है मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। कौन कह सकता है ऐसा? सोचो आप। जिसने ये कहा था कि इनकी परिभाषा तो छोटी छोटी है, मैं लंदन शहर के बच्चों को डराने के लिए बड़ी परिभाषा दूंगा, कौन था वो? आधे बच्चे समझ गए। अरे जो फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सी सैंपल की परिभाषा के बाद बड़ी परिभाषा देता है, वो इनकी बात से सहमत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो उठा और खड़ा हुआ, हिनगनाते हुए बोला, नदी की तरह, घोड़े की तरह। और क्या बोला उसने? कहा प्रकृति पर हम डिपेंड नहीं है,
हम प्रकृति पर निर्भर नहीं है, प्रकृति को हम जैसे चाहे नचा सकते हैं, ये संभव है। और उनकी धारणा बनी संभववाद। और वो व्यक्ति मैं बार बार कह रहा हूं इनसे जलता था, प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेडरिक रेडजर और लॉरेंस सैंपल से जलता था इसलिए दी परिभाषा, नहीं, ये तो याद करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। बाकी वास्तव में इसने सही कहा कि संभववाद ये कहता है कि मानव प्रकृति में चेंज कर सकता है, वो बदलाव कर सकता है। जैसे मान लो किसी को एप्पल खानी है और वो जम्मू कश्मीर में मिलती है और उसको जैसलमेर में खानी है, बताओ मंगा सकता है कि नहीं मंगा सकता है? किसी को गर्मी लगती है, ऐसी चला सकता है कि नहीं चला सकता है? तो प्रकृति में बदलाव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, संभव है, ये संभववाद है। कौन होगा इसका जनक, मतलब प्रणेता, या इस धारणा को, इस विचार को बनाने वाला? प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास। तो 3 परिभाषाएं हमने पढ़ी थी, 3 में एक तो फ्रेडरिक रेडजेल की थी और एक एलन सैंपल की थी, वो तो हुए इसके जनक। और एक हमने पढ़ी थी किसकी, लास्ट में विडाल डी लाप्लास की। और ब्लास जो है, कौन भाई? ब्लास जो है वो इसके जनक हुए संभववाद के। इन सबको लड़ता हुआ देखकर, इन सबको भयंकर तरीके से माथाफोड़ी जिसको कह सकते हैं, मतलब टकराव की स्थितियां देखकर, एक टेलर जो है वो सिलाई कर रहा था और वो खड़ा हो गया। उसने कहा भाई साहब, ग्रिफिथ कहते हैं मुझे। क्या कहते हैं? मैं लोगों की जो कपड़ा होता है उसकी फित्ती जो होती है, एक लाइन जो होती है, वो काट काट के जोड़ देता हूं, तो तुम्हारी इन दोनों परिभाषाओं को भी जोड़ दूंगा मैं। टेलर का काम ही जोड़ना होता है। और याद करने के लिए अच्छा हो गया, उसका नाम वास्तव में ही क्या था? ग्रिफिथ टेलर ही था। और टेलर का काम होता है जोड़ना। उन्होंने निश्चयवाद जो धारणा थी, निश्चयवाद जो धारणा थी, जिसमें यह कहा गया कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ है, उस धारणा के बाद आई संभववाद धारणा। संभववाद धारणा, संभववाद धारणा विडाल डी लाप्लास ने कहा प्रकृति कुछ भी नहीं है, प्रकृति कुछ भी नहीं है। जबकि विडाल डी लाप्लास से पहले एलन सैंपल और फ्रेडरिक रेडजेल कह रहे हैं पृथ्वी सब कुछ है। अगर ये कह रहे हैं पृथ्वी सब कुछ है और ये कह रहे हैं नहीं है, तो इन दोनों की लड़ाई को मिटाने के लिए यहाँ एक व्यक्ति आया और उसने इन दोनों को मिलाकर एक नई परिभाषा दे दी, नवनिश्चयवाद। क्या दे दी? नवनिश्चयवाद। जोड़ने का काम कौन करता है? टेलर। तो इसके जो प्रणेता हुए वो कौन हुए? निश्चयवाद प्लस संभववाद मिलकर बनी नवनिश्चयवाद। ये कह रहा है टेलर। ये सिर्फ परिभाषा ही नहीं देता है, सिर्फ नाम ही नहीं देता है। एक बार फिर से सुनो, ग्रिफिथ, टेलर और एलन सैंपल कह रहे थे कि प्रकृति ही सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन संभववाद धारणा के तहत निश्चयवाद धारणा का खंडन कर देता है। विडाल डी लाप्लास कहता है प्रकृति कुछ भी नहीं है, जब चाहे मानव चेंज कर सकता है। दोनों के इस टकराव को खत्म करने के लिए निश्चयवाद और संभववाद को मिलाकर एक विचार बनाया गया, जिसे नवनिश्चयवाद किया गया, नवनिश्चयवाद के नाम से जाना गया। और वो बनाने वाले थे ग्रिफिथ टेलर। वो कौन थे? ग्रिफिथ टेलर कहते हैं जब प्रकृति कह रही है रुक जाओ तो रुक जाओ, तूफान आया है रुक जाओ, नदी तूफान उफान पे है नदी तो रुक जाओ, जब प्रकृति कह रही है रुको तो रुक जाओ, और प्रकृति इशारा कर रही है कि तुम जाओ तो तुम चले जाओ। इसलिए इनका जो मध्यम मार्ग इन्होंने अपनाया है वो रुको और जाओ का है। प्रकृति प्लस मानव दोनों पर प्रणेता ने विचार दिए हैं। प्रकृति और मानव दोनों की बात इन्होंने रखी है, रुको और जाओ, इसी को ही निश्चयवाद कहते हैं। ये जो चीजें हैं विडाल डी लाप्लास वाली की है, प्रकृति से स्वतंत्र होकर मानव ऐसे काम करता है, गर्मी है तो कूलर चला लेता है, किसने कहा? विडाल डी लाप्लास ने। वही तो दे रहा है ये धारणा। दूर दराज में जाना कई क्षेत्रों में तो एरोप्लेन ले लेगा, सर्दी है तो हीटर ले लेगा। अभी 2 कहानियां पढ़ेंगे हम कुछ देर बाद। उन दोनों कहानियों में एक कहानी तो निश्चयवाद पर बनी हुई है। किस पर? निश्चयवाद पर, एक संभववाद पर। निश्चयवाद पर जो कहानी है वो बेंदा की है, जो प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। और जो संभववाद है उस पर जो कहानी हम पढ़ेंगे वो कैरी की है। कैरी जब उसको सेव खाने की इच्छा होती है, फ्लाइट लेके जाती है तो संभववाद को मानती है, तो विडाल डी लाप्लास की फैन है। और बेंदा जो है वो फ्रेडरिक रेडजेर और एलन सैंपल का फैन है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इससे आगे की अगर बात करें तो भूगोल की 3 विचारधाराएं भी चलती है। क्या चलती है? धारणाएं जो हमने देखी थी, उसके बाद बात आ रही है विचारधारा की। 1970 में 3 विचारधाराएं सामने आई
कि वास्तव में क्या करना चाहिए ताकि मानव का कल्याण हो जाए और मानव जो है आगे बढ़ पाए। तो इसके लिए कहा गया, अगर मानव का समाज में कल्याण करना है तो मानव को रहने के लिए मकान यानी आवास दे दो, उसको अच्छा स्वास्थ्य, चिकित्सा, डॉक्टर वगैरह अवेलेबल करा दो और उसको अच्छे से पढ़ा दो। इन 3 चीजों पर जोर दे देंगे तो मानव समाज का कल्याण हो जाएगा। और यही धारणा कहलाती है कल्याणपरक मानवतावादी विचारधारा। कल्याणपरक मानवतावादी विचारधारा क्या कह रही है ये धारणा? कल्याणपरक मानवतावादी विचारधारा कह रही है, समाज कल्याण की बात कर रही है कि मानव को रहने के लिए घर दे दो, मानव को अच्छा स्वास्थ्य यानी अच्छे डॉक्टर अवेलेबल करा दो ताकि वो स्वस्थ रहे, और अच्छी शिक्षा यानी अच्छे टीचर दे दो समाज में, तो समाज का कल्याण हो जाएगा। कल्याण होने के कारण ये जो विचारधारा है कल्याणपरक कहलाती है और मानव के बारे में सोचती है, इसलिए मानवतावादी विचारधारा। हम 3 विचारधारा पढ़ेंगे और तीनों याद करनी है आपको। कल्याणपरक मानवतावादी विचारधारा कहती है मानव का समाज में कल्याण अगर करना है तो उसको आवास दो, शिक्षा दो और स्वास्थ्य दो। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो आवास मतलब घर, स्वास्थ्य और शिक्षा। आगे बात समझ में 1970 में आई। तो ये तो है सामाजिक कल्याण। दूसरी कौन सी है? सामाजिक असमानता अगर खत्म करनी है तो कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया था, लोगों की गरीबी खत्म कर दो, उनका पिछड़ापन खत्म कर दो और उनकी बेरोजगारी जो है उसको रोजगार में बदल दो। बेरोजगारी को किस में बदल दोगे? रोजगार में बदल दोगे। तो निर्धनता खत्म कर दो, बेरोजगारी खत्म कर दो, पिछड़ापन खत्म कर दो। तो ये जो धारणा है ये कहती है कि ये चीजें जो कारण है इनका बंधन जो है खत्म कर दो, ऑटोमेटिक ही समाज में असमानता खत्म हो जाएगी। और इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो इन चीजों को अप्लाई कर देगी। निर्धनता को रोजगार में, निर्धनता को अमीरी में बदल देगी, बेरोजगारी को रोजगार में बदल देगी और पिछड़ापन को अच्छे वर्ग में बदल देगी। तो वो अलग विचारधारा बन जाएगी। तो 3 विचारधाराओं में एक हमने पढ़ी जिसे हम सामाजिक कल्याण कह रहे थे। वो 3 बातें हमें बता रही थी। क्या क्या बता रही थी? 3 बातें। वो 3 बातें बता रही थी कि व्यक्ति को आवास दो, शिक्षा दो और स्वास्थ्य दो। यही बात बता रही थी। 1970 की, ये भी 1970 की है। उसका नाम क्या था? कल्याणपरक योजना या मानवतावादी योजना। इसका नाम है आमूलवादी रेडिकल विचारवादा, क्योंकि कार्ल मार्क्स का नाम आ रहा है इसलिए इसका नाम है आमूलवादी रेडिकल विचारधारा, जो तीनों चीजों को खत्म करने की बात कह रही है। बता दो आप, अपने आप मानव का विकास हो जाएगा। गरीबी हटा दो, बेरोजगारी हटा दो, और क्या हटाओगे? गरीबी, बेरोजगारी हटा दो आप और निर्धनता हटा दो, तो अपने आप मानव का विकास हो जाएगा। अब इसके बाद ये कह रही है कि मानव जाति जो है उसका विकास अगर करना है तो प्रत्यक्ष अनुभव है और व्यवहार में लानी पड़ेगी कुछ चीजें। धर्म, मानव प्रजाति और मानव जाति से लंबे समय से जो संवेग चले आ रहे हैं उनको खत्म कर दो। जाति में, धर्म में और प्रजाति में जो लंबे समय से संवेग मतलब विचार चले आ रहे हैं, इन विचारों को क्या कर दो आप? खत्म कर दो। तो 3 विचारधाराएं हो गई। कितनी विचारधाराएं होगी? 3 विचारधाराएं। तीनों आपको अच्छे से करनी। तो ये छोटी छोटी धारणाएं, छोटी छोटी विचारधाराएं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको रटना बिल्कुल भी नहीं है, एक एक को समझना है। अगर आपने इनको समझ लिया तो मानो कि 5 से 6 नंबर आपके पक्के हैं, वो कहीं नहीं जाने हैं। आप बताओ 56 नंबर के आसपास आपका 56 के आसपास पेपर होगा। प्रैक्टिकल वगैरह को हटा दिया जाए तो उसमें 6 नंबर अगर ये एक चैप्टर आपको दे रहा है तो बताओ बड़ी शिद्दत से इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। यानी इससे ढेर सारे छोटे छोटे सवाल होते हैं कि मानव भूगोल धरातल के बारे में किसने कहा था, नवनिश्चयवाद किसकी धारणा है। अब इसमें आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो आगे जो बात होगी वो ये करने वाले हम कि प्रकृति जो है, एक व्यक्ति पढ़ेंगे हम जिसका नाम है बेंदा। इसका नाम क्या है भाई? बेंदा। बेंदा जो है इसका नाम क्या है? बेंदा। ध्यान से समझना मेरी बात को। और एक महिला यहां हम देखेंगे, काजल टिंकी लगा देते हैं ताकि अच्छे से समझ पाओ आप, है ना। ये जो महिला है पतली है थोड़ी, है ना। ये जो महिला है इसका नाम है केरी। इन दोनों को क्यों लाया मैं यहां पे? क्या इनकी शादी करवानी है मुझे? नहीं, ध्यान से समझो मेरी बात को। बेंदा जो है वो जंगल में रहता है। किस जगह रहता है? जंगल में रहता है। और जंगल में जो है, इस कहानी के बारे में बेसिक चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, जो चीज हमें समझनी है। फिर कहानी भी आगे मैंने डाल रखी है आपकी किताब में भी, आपने देखा होगा, उसको थोड़ा फास्ट हम पढ़ लेंगे। तो जंगल जो है उसमें
बेंदा रहता है और बेंदा जो है अपना जीवन जो है वो फल और फूल खाकर बिताता है, फल फूल खाकर बिताता है। बेंदा अपना जीवन कैसे यापन करता है? फल और फूल खाकर यापन करता है। जबकि कैरी कहती है कि मेरा जीवन अलग है। बेंदा कहता है मैं तो ये मानता हूं कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, क्योंकि मेरा जीवन तो किससे चलता है? प्रकृति से ही चलता है, प्रकृति के आगे मैं कुछ भी नहीं हूं, सर्वशक्तिमान। इसका मतलब ये निश्चयवाद को मान रहा है। किसको मान रहा है? निश्चयवाद को। बेंदा किसको मान रहा है? निश्चयवाद। और निश्चयवाद किसकी धारणा थी बताओ? निश्चयवाद थी फ्रेडरिक रेडजेल की और एलन सी सैंपल की। वो मैं समझा चुका हूं आपको सारी बात। कैरी कह रही है प्रकृति कुछ भी नहीं है, ये कह रहा है प्रकृति सब कुछ है। कैरी कह रही है कि मुझे अगर मान लो कि सेव खानी हो, क्या खानी हो? सेव, तो मैं जहां सेव मिलती है वहां से सेव मंगवा लेती हूँ, प्रकृति के ऊपर मैं हूं। मुझे जब गर्मी लगती है तो मैं एसी कूलर चला लेती हूँ। मुझे किसी से मिलना होता है तो मैं डायरेक्ट लाइव वीडियो कॉल कर लेती हूँ। मुझे जो कुछ भी चाहिए, मुझे कहीं घूम के आना है, मैं वायुयान यानी एरोप्लेन से उड़कर चली जाती हूँ। मुझे अगर गर्मी लग रही है तो मैं सर्दी वाले क्षेत्र में चली जाती हूँ। तो प्रकृति मेरे ऊपर हावी नहीं है, मैं प्रकृति पे हावी हूँ। कौन कह रही है? कैरी। बड़ी खतरनाक आयरन लेडी है कैरी, कह रही है। तो ये किसको मान रही है? ये विडाल डी ला ब्लास को मान रही है, मतलब संभववाद को मान रही है। संभववाद को किसने दिया था? संभववाद विडाल डी ला ब्लास, ये इसको मान रही है। तो ये दोनों कहानियां जो हम पढ़ने वाले हैं, एक तो पूरी तरह से बेंदा तो जंगल पर आधारित जीवन जीता है, तो उसका मानव का जो जीवन होगा वो प्रकृति पर पूरा ही मानव टिका हुआ है, और दूसरा प्रकृति पर नहीं टिका हुआ है, उस पर प्रकृति जो टिकी हुई है। तो दोनों कहानियों को अब हम समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी को। पहली स्टोरी हमारी कह रही है मानव जो है वो प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर है। ये मैं नहीं, बेंदा कह रहा है। बेंदा मध्य भारत का रहने वाला है, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में, अरावली की उन पहाड़ियों में, आबू जमाड़ के क्षेत्रों में, जंगलों में रहता है। बेंदा कहाँ रहता है? जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोंपड़ियां हैं, यहाँ एक गायब कर दिया ना, 3 झोंपड़ियां हैं। जंगलों के बीचों बीच डरता रहता है बेंदा। क्या करता रहता है? डरता रहता है जंगलों के बीचों बीच। यहां तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्राय गांव में मिलती है, यहां बहुत कम आते हैं, बेंदा से डरते हैं। बेंदा कंधे पे जो होता है कुलाड़ी रखता है और एक लंगोटी जो है वो लपेटे हुए रखता है। बेंदा कैसा दिखता है देखने में? एक कुलाड़ी तो उसके कंधे पे है और लंगोटी जो है वो लपेटे हुए है। कहानी को याद रखना है ऐसे, ठीक है ना? देखो, छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुलाड़ी लेते हुए पेंडा का सर्वेक्षण करता हुआ, हाथ में कुलाड़ी और लुंगी जो होती है, धोती जो होती है, वो लपेटे हुए वो जो पेंडा यानी कि वन यानी कि जंगल यानी कि पेड़ पौधे, उनको देखता हुआ बड़ा मस्ती से आगे की तरफ जा रहा है। कौन? बेंदा। कहाँ रहता है? जंगल में। तो जंगल में घूमेगा, पेरिस कहाँ से आएगा? ये तो है नहीं कि कुल्लू मनाली पहुंच गया। तो जंगल में घूमता जाता है और कुलाड़ी हाथ में लिए हुए और लुंगी लपेटे हुए बेंदा जंगल यानी जंगल को कहा गया है पेंडा, उसका सर्वेक्षण करता है, देखता हुआ जाता है। जंगल में 20 सरप गति से चलता है। 20 सरप गति यानी जंगल में सीधा तो दौड़ा नहीं जा सकता, आगे पेड़ आ जाएगा, तो घूम घूम के चलता है। जैसे सांप रास्ता बनाता है वैसे, तो यहाँ लिखा भी होगा पेंडा वन का सर्वेक्षण करता है, आ जाएगा अभी। जहां उसका कबीला कृषि आदिम रूप से स्थानांतरित कृषि करता है। स्थानांतरित कृषि का मतलब है ये एक पर्वत है, यहाँ दूसरा पर्वत है और यहाँ तीसरा पर्वत है। जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं शुरू से वो तो जानते हैं, कुछ पैराशूटिंग लैंडिंग वाले होते हैं जिनके लिए बताना पड़ता है, क्योंकि उनका राम धनी है। क्या मतलब हुआ इसका? भगवान भरोसे खेती है, तो बतानी पड़ेगी स्थानांतरित। क्या है स्थानांतरित? स्थानांतरित में ये पर्वत है और इस पर्वत पे ध्यान से समझना, ये पर्वत है, इसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको काटा गया, काटकर इनको जलाया गया, जलाकर इनको बिछा दिया गया और यहाँ खेती कर देंगे। 6 महीने बाद इस खेत में खेती नहीं होगी, ये अनुपजाऊ हो गया, तो उठकर यहाँ चले गए और यहाँ जितने भी पेड़ पौधे थे, जो भी वनस्पति थी, उसको काटा गया, जलाया गया, फिर यहाँ खेती की गई। 6 माह बाद ये खेती भी नहीं होगी, यहाँ अनुपजाऊ हो जाएगा। इस पर्वत पे आगे ऐसे करके 3 पर्वतों पे गए। तो पहला पर्वत जब छोड़ा था, उसको छोड़े हुए कितना महीना हो गया? 18 माह हो गए, और 18 महीने बाद पुनः इस
पर्वत पर आ गए तो बताओ स्थान बदल बदल के काम हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए ये खेती कहलाती है स्थानांतरित कृषि। ऐसा काम ये जो जनजाति के लोग होते हैं वो झूम झूम कर मस्ती से करते हैं, इसलिए झूमिंग कृषि भी कहलाती है। क्या कहलाती है? झूमिंग कृषि। ये अगर इन पहाड़ों के ऊपर की जाती है या चढ़ाई में तब इसको कहते हैं ची माता। जब इसको क्या कहते हैं? ची माता, जब पहाड़ के ऊपर की जाती है। और जब ये नीचे इस धरातलीय क्षेत्र पर की जाती है तब इसको कहते हैं दजिया। क्या कहते हैं इसको? दजिया कृषि। तो ये चीज आपको रखनी है याद। क्या रखनी है? याद। आगे बात समझ में या किसी को डाउट है यहां तक? बताओ मुझे, स्थानांतरित कृषि समझ में आ गई? तो जंगल में क्या होती है? स्थानांतरित कृषि। तो बेंदा क्या करेगा? स्थानांतरित कृषि। कैसा दिखता है? हाथ में कुल्हाड़ी लंगोटी और सर्वेक्षण करता हुआ वन का जंगल का जा रहा है आगे, और विसर्प यानी मतलब नाग लपेटे लेते हुए चल रहा है। स्थानांतरित कृषि करते हैं सब लोग। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे छोटे टुकड़ों की जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। देखो, वन के छोटे छोटे टुकड़ों को जलाया और फिर साफ किया तो खेती होगी नहीं। यहाँ पे राख का उपयोग, जो पहाड़ के ऊपर राख थी, अभी हमने जलाया वनस्पति को तो राख हुई, तो मिट्टी जो है वो कौन बन गई? राख बन गई। यहाँ पे जो उर्वरक वाली होती है, जिसके अंदर उर्वरक क्षमता होती है, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं पहाड़ के ऊपर उनको काट कर जला दिया जाता है, वही स्थानांतरित कृषि होती है। जलाने के बाद खेती कर देते हैं। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ के वृक्षों को देखकर, महुआ जो होता है उससे बनती है शराब। इन महुए के जो फूल होते हैं इनसे क्या बनती है? शराब। इन सबको देखकर बेंदा मन ही मन में मुस्कुराता है। देखो यार कितने प्यारे प्यारे फूल है। कौन मुस्कुरा रहा है? बेंदा मुस्कुरा रहा है। हाथ में कुल्हाड़ी और है, डरा और रहा है महुए के फूल को, है ना। महुआ पलास और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से उसे आश्रय दिया। वे सोचता है कि सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वे कितना सौभाग्यशाली है। वो जो है वो महुए के फूल हो गए, पलास के फूल हो गए, उन सबको देख के मन ही मन में मुस्कुराता है। देखो यार मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं जंगल में हूँ, ये जंगल कितना प्यारा है, इसमें मैं विसर्प गति से चल रहा हूँ, इस प्रकार कभी इस प्रकार, ये सारा जो जंगल है वन है इसको मैं देख रहा हूँ, मैं अलग अलग तरह से घूमने का प्रयास कर रहा हूँ। हाथ में मेरे कुल्हाड़ी है, लुंगी मैंने लपेट रखी है, बेंदा मेरा नाम है, और मैं प्रकृति को सर्वशक्तिमान मानता हूँ। मतलब मैं निश्चयवाद को मानता हूँ, मैं एलन सैंपल को और प्रोफेसर फ्रेडरिक रेडजेल को मानता हूँ। समझ गए ना क्या बता रहा हूँ मैं? जैसे ही वे चुल्लू भर, इससे तो कुछ और याद आ जाता है, चुल्लू भर यानी हाथ में थोड़ा सा पानी लेके पीने का प्रयास करता है। उसे वन के आत्म की लोई लुंगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करता है। जैसे ही वो तालाब के पास जाता है, जंगल में से गुजरता है, वन यानी सर्वेक्षण यानी वन यानी पेंडा, वन के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? पेंडा यानी जंगल। तो उसमें जाता है और वह पानी पीता है, महुए को फूलों को देखते हुए प्रसन्न होता हुआ, खुश होता हुआ। पानी जैसे ही चुल्लू पर पानी में लेके इस प्रकार से पीता है और पूरी प्रकृति को वो धन्यवाद बोलता है, उस तालाब को धन्यवाद बोलता है। उस तालाब के लिए शब्द प्रयोग हुआ है लूंगी लोई, कि आपने लोई लूंगी, है ना, कि आपने मेरी प्यास बुझाई है, और धन्यवाद करके आगे निकल जाता है। अब क्या करने वाला है? अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए गूदेदार पत्तों की तरफ बढ़ता है। गूदेदार पत्ते वाले जो फूल होते हैं, फल होते हैं, कंदमूल को खाता है। भूख लग गई तो जितने भी गुंदे हैं, जो चीजें उसको फल फ्रूट के रूप में मिलती है उसको खाता है, और अपनी पत्नी के लिए धीरे धीरे गजरे के फूल भी ले लेता है। गजहरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। कुचला एक प्रकार का बीज है जिससे दवाई बनती है। क्या बनती है? दवाई बनती है। और गजरा एक फूल है जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वे आशा करते हैं कि वन की आत्माएं दया करेगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएगी। आगामी पूर्णिमा को मताई जनजाति मेले में वे वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक होगी। ये जो गए हैं किस काम के लिए गए? क्या ये फल फूल खाने के लिए गया है बेंदा और उसके साथी? क्या ये स्थानांतरित कृषि करने के लिए गया है? नहीं। इनके क्षेत्र में एक जनजाति का मेला लगता है, मताई मेला, पूर्णिमा के दिन। और उस मेले में इसके दादाजी ने बताया था कि वहां कोई जड़ी बूटियां मिलती है जंगल में, तो वहां से लेके आना और उस मेले में वस्तु विनिमय करना, वहां बेचना। वस्तु मिलने का मतलब होता है वस्तु के बदले पहले वस्तु दी जाती थी। पहले रुपए नहीं चलते थे, मैंने आपको मार कर दे दिया, मुझे जो चाहिए वो आपने दे दिया। किसी के पास चाय है और शक्कर यानी चीनी नहीं है तो वो थोड़ी सी चाय देख के शक्कर ले लेगा। ये होता था वस्तु विनिमय, यानी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था क्योंकि रुपए नहीं थे। तो वहां वस्तु में जड़ी बूटियां बेचेगा। किस मेले में? मताई, जो जनजाति के लोग जो जंगल में रहते हैं वो कहलाते हैं। वहां मताई का जो मेला लगेगा वहां जड़ी बूटियां ले जाई जाएगी और बेची जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं है? बेंदा क्यों गया जंगल में? उसके दादाजी ने बताया था वहां जड़ी बूटियां मिलेगी, जिसको मेले में लाके, मताई के मेले में जो जनजाति के लोग आते हैं वहां तू बेच देना और उनसे कुछ और ले लेना। तो वो ढूंढ रहा है और जंगल को कह रहा है, जंगल देवता मिलवा दे वो जड़ी बूटियां कहाँ है।
और उसके साथ ही भी प्रार्थना कर रहा है, आत्माएं दया करेगी, यानी जंगल उन पे दया करेगा। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है, वो आंखें बंद करता है और सोचता है, सोचो दादाजी ने क्या कहा था। दादाजी ने कहा था उस पेड़ के पास जाना, बड़ा सा बरगद आएगा और वहां से तू जड़ी बूटियां लाना और मताई जनजाति मेले में बेचना। लेकिन वो स्मरण करने का याद करता है, जब तक देखो क्या होता है। उसके बुजुर्गों ने उस जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वे चाहता कि काश उसने अधिक ध्यान से सुना होता। वो पछता रहा है, जैसे आप में से कई पछताएंगे कि सर ने पढ़ाया तो था लेकिन ध्यान से हम पढ़े नहीं, और एग्जाम में आंख बंद करके सोचोगे सर ने कुछ स्थानांतरित कृषि का बताया तो था, कुछ बेंदा का बताया तो था, विडाल डी लवलास कोई था तो था, एलएनसी सैंपल कोई था तो था, कौन था फिर? ऐसे करके फिर कंफ्यूज रहते हो। खास उस समय ध्यान से सुना होता है। ये बेंदा यही सिखाना चाह रहा है आपको कि बेंदा भूल गया जड़ी बूटियां कहाँ हैं, और बेंदा ध्यान से स्मरण करने का प्रयास कर रहा है और खुद को गालियां दे रहा है, खुद को तंग कर रहा है कि तूने ध्यान से क्यों नहीं सुना। अचानक से पत्तों में खड़बड़ाहट की आवाज आती है। वो लोग आ गए जो बेंदा को पकड़ के ले जाएंगे। कौन से लोग आ गए? जो बेंदा को पकड़ के ले जाएंगे। और बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो उसी जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए आए। आप मेरिट नहीं आएंगे तो कोई तो मेरिट आएगा। बेंदा को जड़ी बूटियां नहीं मिली, उसे ध्यान से नहीं सुना, तो दूसरे लोग आए बाहर से। बेंदा डर गया। बेंदा एक परवाही गति से भागता है और दौड़ता है और धीरे से पूरे जंगल में गायब हो जाता है। बेंदा और उसके मित्र वृक्षों के पीछे वितान अदर्शी हो जाते हैं। अदर्शी मतलब अब दिख नहीं रहे। वितान यानी वीरान जो जंगल है उसके अंदर वन की आत्मा के साथ एकाग्र हो जाते हैं, वनों के अंदर छुप जाते हैं। बेंदा ये बताना चाहता है कि प्रकृति सब कुछ है, लेकिन हमने इस बात को स्वीकारा है कि बेंदा बहुत अच्छा हमें प्रकृति के बारे में समझा के गया। उसने फूल भी खाए, फल भी खाए, पानी भी पिया, प्रकृति को सारा कुछ समझा गया। बेंदा जो है किसकी बात कर रहा है? निश्चयवाद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? निश्चयवाद की। कैरी थोड़ी उल्टी है। कैरी कौन? मैंगो की वाइफ? नहीं, ये कैरी लेडीज है जो आगे कहानी हम पढ़ेंगे। कैरी कैरी है। बेंदा कह रहा था कि प्रकृति सब कुछ है। कैरी कह रही है नहीं 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 नहीं, मानव सब कुछ है, प्रकृति कुछ भी नहीं है। गुस्सा आया नहीं आया? कैसे बताएगी देखना। कैरी जो है वो नॉर्वे की रहने वाली है। कहां की रहने वाली? नॉर्वे का ट्रोंडहाइम शहर है जहां ठंडी ठंड है, कभी सूर्य निकलता है कभी निकलता ही नहीं है। तो कैरी अपने आप को बड़ा इसलिए मान रही है कि उसने एक ऐसा ऑफिस बना लिया जिसके अंदर से ठंड नहीं आती, गर्मी वाला माहौल रहता है। तो उसको लगता है उसने प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली। और विडाल डी लवलास को जो है फॉलो कर रही है इंस्टाग्राम पे, तो इसे उसके विचारों से ये इंप्रेस है। तो समझो कैसे, समझो। ट्रोंडहाइम शहर जो नॉर्वे का है, नॉर्वे देश का है। कहाँ का है? जहाँ मतलब कभी सूर्य निकल जाता, कभी 6-6 महीने तक ही नहीं निकलता। ट्रोंडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवने और भारी हिम। जैसे हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है ना आधे क्षेत्रों में, तो हम देखते हैं कि बस ठीक है हवा चल रही है ठंडी, लेकिन वह हवा नहीं, हवाएं चलती है। वह तूफान नहीं, तूफान जी आते हैं। मतलब वहां भयंकर ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फबारी होती रहती है ट्रोंडहाइम में। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। महीने महीने तक आकाश जो है वो दिखता ही नहीं, अदीप्त रहता है, दिखाई नहीं देता है। ऐसे लोग सोचते रहते हैं यार कब आकाश देखूंगा मैं, क्योंकि इतनी रात है, तारे दिखते होंगे, ठीक है ना। हाँ, अदीप्त रहता है। 8 बजे अंधेरे में कार लेकर निकल जाती है कैरी आम से मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? आम से मिलने के लिए। कैरी 8 बजे निकल जाती है और सर्दियों के उसके पास विशेष टायर है। उसकी गाड़ी सर्दियों में चलती है तो उसे लगता है उसने प्रकृति से विजय प्राप्त कर ली, इसलिए वो कह रही मानव ही सब कुछ है। 8 बजे अंधेरे में जाती है, उसकी सर्दियों के लिए उसकी गाड़ी के अच्छे टायर है और वह अपनी शक्तिशील कार की लाइटें जलाए रखती है। लाइटें भी बड़ी खतरनाक वाली उसने जो है लगा रखी है, HMT से, हिंदुस्तान मशीन टूल्स से, है ना। बढ़िया लाइटें लगा रखी है उसने। उसका कार्यालय सुखदाई है। 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। उसने कांच का गुबदाकार ऑफिस बनाया खुद का। इतनी बार बर्फ बरस रही है फिर भी उसका ऑफिस गर्म रहता है, तो वो तो मानती है। विश्वविद्यालय परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुबद के नीचे बना हुआ, यानी कांच का बना हुआ है पूरा का पूरा इसका ऑफिस। ये गुबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। जब नॉर्वे में सूर्य निकला हुआ नहीं है और बहुत सर्दी है, तब ये सर्दी अंदर नहीं आने देता इसका ऑफिस जो है। और जब गर्मियां होती है तो धूप को सीधे अंदर आने देता है। तो इसलिए कैरी को लगता है कि मानव जो है वो प्रकृति पर हावी है, प्रकृति मानव पर हावी नहीं है। तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहां पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रूप मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते, कैरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला व कीवी का आनंद लेती है। ध्यान से समझो, आप समझे नहीं होंगे इस बात को। मतलब यह ठंडा मौसम होता है
तो यहाँ केला और कीवी नहीं होते हैं। अब उसको केला और कीवी खाना है कैरी को, तो वैसे टेबल का जो आर्किड होता है उसको बाहर निकालती है, उस पर कीवी और केला रख देती है। अब आप सोचोगे आया कहां से, तो ठंडे क्षेत्र में तो नहीं हो रही है, लेकिन उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है गर्म, इन गर्म क्षेत्रों से मंगा लिया इसने, समझ रहे हो। तो ये कह रही है कि जो चाहिए वो मिल जाता है, तो प्रकृति हम पे हावी कहाँ है, हम प्रकृति पे हावी है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। ये नियमित वायुयान का मतलब होता है एरोप्लेन से, जहां इसको जब खाना हो तब ये उन क्षेत्रों से यानी गर्म क्षेत्रों से केला और कीवी मंगा लेती है। डैश का मतलब होता है इसके टेबल के पास की जो टेबल है जिसपे ये खाना खाती है वहां मंगवा लेती है और उसको खा लेती है। इसलिए यहाँ देखो इतने सारे फ्रूट के जो है इमेज लगाए गए हैं, समझ गए ना आप। मायूस की एक क्लिक करती है और जिससे वीडियो कॉल करना हो उससे वीडियो कॉल कर लेती है, देखो ये, ठीक है ना। तो कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से, नॉर्वे में बैठी हुई अपने ऑफिस के लोग जो दिल्ली में काम कर रहे हैं वहां उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग कर लेती है, जुड़ जाती है। वे प्राय लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है, लंदन से सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद सीरियल सास बहू देखने के लिए वापस जहां उसको जाना होता है वहां सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 साल की है लेकिन लगती 30 साल के लोगों से भी जवान है। कितने साल के लोगों से भी है 58 साल की, लेकिन खाने पीने का ध्यान रखती है, सुबह वॉक जाती है, घूमने जाती है, ठीक है ना। डाइट प्लान है इसका, अलग से चार्ट है। तो ये 30 वर्ष की लगती है। तो कैरी क्या बताना चाहती है, कैरी ये कहना चाहती है कि मैं प्रकृति पर निर्भर नहीं हूं, मानव प्रकृति पर निर्भर नहीं है, प्रकृति मानव पर निर्भर हो चुकी है, समझ गए। तो दोनों बातों के पहलू को हमने देखा, जाना और समझा। आगे देखिए, भूगोल के उपक्षेत्रों का महत्व। भूगोल के उपक्षेत्र भी होते हैं और इन उपक्षेत्रों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने ढेर सारी चीजें निकल के आती है कि भूगोल के उपक्षेत्रों का महत्व क्या है। भूगोल के उपक्षेत्र के महत्व की जब बात हम करते हैं तो भूगोल के उपक्षेत्रों के महत्व को जब हम पढ़ते हैं तो भूगोल से संबंधित कई झूठ जो होते हैं, जो मिथक प्रयास होते हैं, उनको जानने का हमें जो है एक प्रकार से मिथक जो रहस्य होते हैं उनको हम समझ पाते हैं और एक एक भूगोल की जो चीजें हैं उनको सही तरीके से हम कर पाते हैं। तो भूगोल के जो उपक्षेत्र है उनके महत्व की जब हम बात करते हैं तो पहला आता है अंतर विषय प्रकृति को समझने में सहायक, यानी भूगोल के अंदर किस किस विषय की और बात करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, इस बात को भी हम समझ पाते हैं। विस्तृत परिमंडल को परिलक्षित करने में सहायक होते हैं, प्रकृति के अतिव्यापी स्वरूप को समझने में सहायक होते हैं, प्रकृति की विशाल और विस्तृत और सीमाओं को समझने में सहायक होते हैं, भूगोल की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान करने में सहायक होते हैं। यानी कि भूगोल जो है उसके उपक्षेत्र का मतलब होता है भूगोल के अन्य जो क्षेत्र है उनको जब हम पढ़ लेते हैं तो ये भूगोल सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ पाती है। ये क्या बना रहा हूं मैं, समझ रहे हो आप। भूगोल के जो अन्य क्षेत्र हैं उनको जब हम रीड कर लेते हैं तो भूगोल जो मुख्यतः अच्छे से समझ में आ जाती है। क्या समझ में आ जाती है, भूगोल अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे माना कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है भूगोल। तो इसमें मानो कि जैसे हमने समाज को पढ़ा तो उपक्षेत्र हो गया, इसमें हमने जंगल को पढ़ा तो उपक्षेत्र हो गया, इसमें हमने माना कि जंगल के बाद इसमें हमने पर्यावरण को पढ़ा तो उपक्षेत्र की बात होगी, इसमें हमने मौसम को पढ़ा उपक्षेत्र की बात होगी, इसमें हमने अन्य विज्ञानों को पढ़ा उपक्षेत्र की बात होगी। तो आपको यह समझना है कि उपक्षेत्र क्या है। अन्य एडिशनल चीजें जब भूगोल में जोड़ देते हैं और उनका क्षेत्रों का अध्ययन करके भूगोल को मजबूत बनाते हैं तो भूगोल के विस्तृत परिमंडल को परिलक्षित कर पाते हैं और सहायक साबित होता है। प्रकृति के अतिव्यापी स्वरूप को हम समझ पाते हैं कि प्रकृति का जो रूप है कितना बड़ा है, व्यापक है, अतिव्यापी है, इस स्वरूप को हम समझ जाते हैं। प्रकृति के विशाल और विस्तृत और सीमाओं को समझने में हम सहायक साबित होते हैं और भूगोल की विभिन्न अवस्थाओं का हमें ज्ञान हो जाता है कि भूगोल किस किस प्रकार आगे बढ़ी है। ये जो चीज है इसको बहुत डिटेल से आगे सारणी में लिया गया है कि भूगोल की जो अवस्थाएं हैं वो कैसे बढ़ी, भूगोल धीरे 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 किस प्रकार से बड़ा होया, किस प्रकार से अपने आप को बड़ा कर पाया। ये सारी चीजें जो लेवल पर चली है और कहाँ तक इसको जाना है ये हम देखेंगे अभी। भूगोल के अन्य एडिशनल चीजों को पढ़ने से इससे संबंधित झूठ जो होते हैं, मिथक मतलब झूठ जो होते हैं उनका खुलासा हो जाता है और कई रहस्य जो होते हैं वो छुपे हुए हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं। छुपे हुए रहस्य जो होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं। भूगोल विषय की गत्यात्मकता के साथ क्या परिवर्तन हुआ है, भूगोल जो सब्जेक्ट चल रहा था इसकी गति में क्या परिवर्तन आए इसका भी अध्ययन कर पाते हैं।
विषय का अन्य सामाजिक विषयों से समायोजन क्या होता है इसको भी जान पाते हैं। उपगमन कैसे हुआ भूगोल का आगे की तरफ, विचारधारा क्या रही, संकल्पना, अन्योन्य क्रिया यानी अन्य क्रिया अन्य सब्जेक्टों से कैसे करता है, क्रमिक विकास यानी कि लंबा क्रम के आधार पर विकास कैसे हुआ। देखो यहाँ जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं उसको हम एक सारणी से समझने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या चल रहा है, एक सारणी से कि भूगोल का क्रमबद्ध विकास कब से लेकर कब तक हुआ, किस सन में भूगोल कहां तक पहुंचा, किस सन में भूगोल के साथ क्या हुआ, किस सन में भूगोल तेजी से बढ़ा, किस सन में भूगोल घटा, और ये सारणी आपको यहाँ आगे दिखाई दे रही है। समझ गए ना। तो इस सारणी से संबंधित ये पॉइंट है। जैसे देखो यहाँ लिखा है भूगोल की विभिन्न अवस्था, तो ये देखो भूगोल की अवस्थाएं, ये अवस्थाएं, ठीक है ना। ये आगे अवस्था, अनुशासन, सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो भूगोल का किन सब्जेक्टों से संबंध है, किस क्षेत्र का भूगोल है और किस प्रकार ये बना है और कौन सा समय है, ये चीजें हमें समझनी है। तो ये जो 3-4 स्लाइडें यहाँ पे आई है कि मृतक रेशे क्या है, आप सोच रहे होंगे क्या है, ये उपक्षेत्रों की एक सारणी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसको पढ़ने के बाद इनको आप आसानी से समझ जाओगे। तो देखिए, मानव भूगोल का क्षेत्र और उसका उपक्षेत्र और सामाजिक विज्ञानों के साथ सहयोगी अनुशासकों में अंतरप्रष्टा। इसका मतलब है कि भूगोल जो है उसमें सामाजिक भूगोल के अंदर उपक्षेत्र कौन कौन से आ जाते हैं और उन उपक्षेत्रों का भी सपोर्ट कौन सा सब्जेक्ट करता है। जैसे कि सामाजिक भूगोल की बात करें, भूगोल में किस भूगोल की बात कर रहे हैं, सामाजिक भूगोल की बात कर रहे हैं, और सामाजिक भूगोल के साथ जो सब्जेक्ट चलते हैं वो होते हैं उपक्षेत्र, और जो इन उपक्षेत्रों का सपोर्ट करते हैं वो होते हैं अनुशासक, अंतरप्रष्टा, सहयोगी। क्या होते हैं, यानी कि एक तो भूगोल खुद है, और भूगोल में जो सामाजिक भूगोल है वो किन किन से बना है, नगरीय भूगोल है वो किससे बना है, राजनीतिक भूगोल है वो किससे बना है। समझ गए मेरी बात को। और इन भूगोलों को भी बनाने में किसका सपोर्ट रहा है, ये चीज अब हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, सामाजिक भूगोल जो है वो व्यवहारिक भूगोल से, सामाजिक कल्याण भूगोल से, अवकाश के भूगोल से, सांस्कृतिक भूगोल से, लिंग भूगोल से, ऐतिहासिक भूगोल से और चिकित्सा भूगोल से, इन 6-7 से मिलकर बना है सामाजिक भूगोल। किससे मिलकर बना है, 7 सब्जेक्टों से मिलकर बना है सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कितने हो गए, 7 हो गए। कौन कौन से, व्यवहार, सामाजिक, अवकाश, सांस्कृतिक, लिंग, ऐतिहासिक और चिकित्सा। समझ गए मेरी बात को। अब इन सब्जेक्टों को सामाजिक भूगोल इनसे बना है, तो ये कोई किसी से बना है क्या, तो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में, तो मनोविज्ञान से बना है कौन, व्यवहारवादी भूगोल। और सामाजिक विज्ञान जो है वो सीधा छोटा क्षेत्र होते हुए भी बिना किसी उपक्षेत्र के सामाजिक भूगोल का सपोर्ट करती है। कौन, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र। क्योंकि सामाजिक भूगोल में समाजशास्त्र का होना जरूरी है और समाजशास्त्र उपक्षेत्र का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो अनुशासकों में डाला गया है। किस में डाला गया है, अनुशासकों में। तो सामाजिक भूगोल के अंदर ये सब्जेक्ट आते हैं और इन सब्जेक्टों का सपोर्ट कोई करता है। तो सामाजिक विज्ञान तो सीधा सपोर्ट नहीं करके उन क्षेत्रों से आके सपोर्ट करता है। मनोविज्ञान जो है व्यवहारवादी भूगोल का सपोर्ट करेगा और व्यवहारवादी सब्जेक्ट जो है भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल का सपोर्ट करेगा। कल्याण अर्थशास्त्र सामाजिक कल्याण भूगोल को मजबूत बनाएगा और सामाजिक कल्याण भूगोल सामाजिक भूगोल को मजबूत बनाएगी। समाज शास्त्र जो है वो अवकाश भूगोल को मजबूत बनाएगा और अवकाश भूगोल सामाजिक भूगोल को मजबूत बनाएगा और सामाजिक भूगोल मुख्य भूगोल को मजबूत बनाएगी। किसको मजबूत बनाएगी, मुख्य भूगोल को मजबूत बनाएगी। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब या अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, देखिए। मनोविज्ञान व्यवहारवादी भूगोल को मजबूत बनाएगा, व्यवहारवादी भूगोल सामाजिक भूगोल को मजबूत बनाएगा और सामाजिक भूगोल मेन भूगोल जो मानव भूगोल है उसको मजबूत बनाएगा। वैसे ही कल्याण अर्थशास्त्र सामाजिक कल्याण को मजबूत और कल्याण अर्थशास्त्र सामाजिक और समाजशास्त्र अवकाश भूगोल को मानव विज्ञान जो है वो सांस्कृतिक भूगोल को मजबूत करेगा और सांस्कृतिक भूगोल का सपोर्ट सामाजिक भूगोल को मिलेगा और सामाजिक भूगोल सीधा सपोर्ट करेगी किसको, मानव भूगोल को। तो बताओ भूगोल के उपक्षेत्र हुए कि नहीं। उपक्षेत्र का मतलब है क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना।
समाजशास्त्र मानव विज्ञान, ये मनोविज्ञान थी जो मन का अध्ययन करती है, मानव विज्ञान है जो मानव का अध्ययन करती है। समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन ये सपोर्ट करती है लिंग भूगोल को। ऐतिहासिक भूगोल सपोर्ट करती है ऐतिहासिक भूगोल को। महामारी यानी बीमारियों वाला भूगोल सपोर्ट करता है चिकित्सा भूगोल को। और चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक, लिंग ये सब मिलकर सामाजिक भूगोल को सपोर्ट करते हैं। सामाजिक भूगोल किसको सपोर्ट करेगी? मानव भूगोल को। इसलिए ये सब उपक्षेत्र है। आई बात समझ में यहां तक? नगरीय भूगोल ये तो था सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल भूगोल को सपोर्ट करेगी, मानव भूगोल को सपोर्ट करेगी सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल को सपोर्ट करेंगे ये, और इनको सपोर्ट करेंगे ये तो आपके अब समझ में आ गया होगा। नगरीय भूगोल जो है उसका कोई भी उपक्षेत्र नहीं है, एक छोटा सा सब्जेक्ट जो अंतर शासकों में है, नगरीय अध्ययन और नियोजन, वो सीधा इसको सपोर्ट करता है। राजनीतिक भूगोल सपोर्ट करेगी मानव भूगोल को, राजनीतिक भूगोल को सपोर्ट करेंगे निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, और निर्वाचन भूगोल को सपोर्ट करेगा सिपोलॉजी भूगोल, और सिपोलॉजी सैन्य भूगोल को सपोर्ट करेगा अन्य सैन्य भूगोल, और राजनीति विज्ञान सीधा सपोर्ट करती है राजनीति भूगोल को। बात आ रही है समझ में? ये सपोर्ट करेंगे इनको और वो करेंगे उनको, और उससे बनेगा मानव भूगोल। तो मानव भूगोल कैसे बना? उपक्षेत्र पढ़ रहे हैं। अब जैसे जहां पे खाली दिख रहा है वहां ये छोटा वाला सब्जेक्ट सीधा जो है जंप करके उसको सपोर्ट कर रहा है और उससे उसको मजबूती मिलती है। तो भूगोल अपने आप में अकेला मत समझना, इसके बहुत ही लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए, इतने सारे लोग है ना, ये सब सपोर्टर है भूगोल के। आगे देखिए, हाँ, जनसंख्या भूगोल का सीधा सपोर्ट कर देता है जनांकीय भूगोल। आवास भूगोल का सीधा सपोर्ट कर देता है। आवास में कौन? हम जब आवास पढ़ते हैं, बस्तियां पढ़ी तो हमने पढ़ा ना नगर और ग्रामीण बस्तियां, तो नगर और गांव का नाम आता है, तो नगर और गांव से ही तो हमने आवास भूगोल पढ़ा, और इसको मानव भूगोल में पढ़ा था ना, मानव भूगोल में हमने आवास भूगोल पढ़ा, और आवास भूगोल के अंदर हमने नगर और ग्रामीण नियोजन पढ़ा। तो इसका मतलब नगर और ग्रामीण जो है वो आवास भूगोल में आते हैं, और आवास भूगोल मानव भूगोल का पार्ट है। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर क्या करें? अर्थशास्त्र सीधा सपोर्ट कर देता है आर्थिक भूगोल को। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल से मिलकर बनता है आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल सपोर्ट कर देता है मानव भूगोल को। मानव भूगोल का पार्ट होगा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल को बनाते हैं ये, और इन सब को बनाते हैं संसाधन भूगोल से बना संसाधन भूगोल, कृषि विज्ञान से बना कृषि भूगोल, औद्योगिक अर्थशास्त्र से बना उद्योग भूगोल, व्यवसायिक अर्थशास्त्र से बना विपणन भूगोल, पर्यटन यात्रा प्रबंधन से बना पर्यटन भूगोल, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनसे ये बना, और इनसे ये, और इनसे फिर बनेगी मानव भूगोल। आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल की व्रत अवस्थाएं और प्रणोद। मानव भूगोल जो है कैसे आगे बढ़ा? पहले छोटा सा बच्चा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। क्या मानव भूगोल एकदम से बन गया? बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे बना, इस पे जिक्र कर रहे हैं हम। तो मानव भूगोल धीरे धीरे बना। पहले आरंभिक उपनिवेश युग था। आरंभिक उपनिवेश का मतलब है शुरुआती। आरंभिक उपनिवेश का मतलब क्या है? शुरुआती जब गुलामी का दौर था, शुरुआती जब गुलामी का दौर था, उस समय भूगोल कैसे आगे बढ़ा, पहले तो हम ये देखेंगे। फिर थोड़ा सा गुलामी का दौर कम हो गया। क्या कम हो गया? गुलामी का दौर। एक तो जब गुलामी का दौर हुआ करता था उस समय भूगोल कैसे बढ़ा, और उसके बाद गुलामी का दौर जब खत्म हो रहा था तब भूगोल कैसे बढ़ा, और जब युद्ध चल रहे थे अलग अलग प्रकार के 1930 में अंतर युद्ध, उस समय भूगोल कैसे बढ़ा। तो जब गुलामी का दौर था तो भूगोल खोज करता था। अन्वेषण मतलब खोज करता था। जब गुलामी का दौर था, आरंभिक उपनिवेश का मतलब होता है गुलामी। जब गुलामी का युग यानी समय, आरंभिक यानी शुरुआत, जब शुरू में गुलामी का समय चल रहा था तो भूगोल अन्वेषण यानी खोज किया करता था। क्या करता था? खोज किया करता था। जब थोड़ा सा गुलामी का दौर कम हुआ तो उत्तर उपनिवेशिक युग, उस समय भूगोल प्रदेशों का विश्लेषण करता था। अलग अलग प्रदेश जो होते हैं उनका विश्लेषण करता था। और अंतर युद्ध की अवधि जब युद्ध चल रहा था तो भूगोल क्षेत्र का अध्ययन कर रहा था। तो भूगोल पहले खोज कर रहा है, फिर पूरे प्रदेश का अध्ययन कर रहा है, फिर क्या कर रहा है? पहले खोज कर रहा है और फिर पूरे प्रदेश का अध्ययन कर रहा है। पहले तो भूगोल क्या कर रहा है? खोज कर रहा है, फिर इस पूरे प्रदेश का अध्ययन कर रहा है, फिर इस प्रदेश में भी ये जो प्रदेश है इसको क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन कर रहा है। किस में बांटकर? क्षेत्रों में बांटकर। देखो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इनको समझो आप। फिर भूगोल 1950 से 1960 का समय, भूगोल का 1950 से 1960 का समय, 1950 से इस समय भूगोल स्थानिक संगठन का अध्ययन कर रहा है।
1970 के दशक में भूगोल मानवता, अमूलवादी और व्यवहार पर बात कर रहा है। 1990 में भूगोल उत्तर आधुनिक में चला आया, जो वर्तमान रूप दिखाई दे रहा है। तो 3 रूप तो ये। अब देखिए यहां पे, सॉरी इस चीज को तो देखना था सर, सॉरी क्या बोलते हो, थैंक यू, दिख गया। अब हम पढ़ेंगे, 5 मिनट क्लास है, हमें पता है, ठीक है ना। तो इसमें तो भूगोल ने खोजा, इसमें इस प्रदेश का अध्ययन किया, इस प्रदेश के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें अध्ययन किया। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों का भी अध्ययन करेगा यहां इसमें स्थानिक में। ये जो टुकड़ों का अध्ययन किसमें कर लिया, पिछले में। अब इनके भी टुकड़े करके अध्ययन करेगा स्थानिक संगठन, और फिर इसमें जो लोग रहते हैं उनका व्यवहार कैसा है इसका अध्ययन करेगा, और फिर वास्तव में भूगोल बन गया। बात कुछ समझ में आई आपको? नहीं आई ना? देखिए यहां भूगोल ने खोजा, यहां पूरे प्रदेश का अध्ययन किया, यहां पे प्रदेश को बांटकर क्षेत्र का अध्ययन किया, और क्षेत्र का अध्ययन करने के बाद यहां क्षेत्र को बांटकर स्थानों का अध्ययन किया, और फिर इन स्थानों के ऊपर मानव जो रह रहा है उसका व्यवहार क्या है इसका अध्ययन किया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो अन्वेषण, खोज, और ये समय तो शुरुआत गुलामी, ये थोड़ा सा उतरता हुआ गुलामी, ये अंतरयुद्ध 1930 का समय, और ये 1950 से 1960 का समय, और फिर ये 1970 और फिर 1990। तो ये इधर की सारणी तो आप समझ गए। अब ये इधर वाला क्या है? जब भूगोल खोज कर रहा था तो साम्राज्य और व्यापार में रुचि बढ़ाने को लेकर खोज व अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र विश्व ज्ञानकोश ये विवरण बढ़ा, भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन महत्वपूर्ण रहा। इस समय खोज हो रही थी, जो भी व्यापारी आते थे भारत के अंदर या विदेशों में, जो अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को बढ़ाना चाह रहे थे, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहे थे, यानी कि आरंभिक उपनिवेश युग के अंदर खोज जो हो रही थी वो उस प्रकार होती थी, जो भी व्यक्ति बाहर से अपने व्यापार को बढ़ाने आ रहा है या फिर कोई घूमने आ रहा है, कोई टूरिस्ट आ रहा है, तो उसने बताया, जैसे वास्को डी गामा भारत आया और उसने आगे कहा कि भारत एक ऐसी जगह है जहां मसाले बहुत होते हैं, तो वो आया किस लिए? साम्राज्य के लिए और व्यापार के लिए। लेकिन उसने बता दी भारत की भूगोल कि भारत एक जगह है ऐसा। तो ये चीजें होने लगी, खोज जो होने लगी, भारत की खोज इसी में हुई ना, अन्वेषण में। तो ये जो समय है साम्राज्य और व्यापारी कहलाता है। उत्तर उपनिवेशिक युग, प्रदेश का विश्लेषण कर रहे हैं, प्रदेश के सभी पक्षों का। अब आप कहेंगे सर ये और डिटेल से बताओ थोड़ा, तो देखो इसको डिटेल से याद नहीं करना है। आरंभिक उपनिवेश युग में धीरे धीरे खोज होने लगी, बाहर से जो लोग साम्राज्य और व्यापार करने आए उन्होंने इस बात को समझाया। गुलामी का दौर थोड़ा सा खत्म होने लगा, उत्तर उपनिवेश युग आया, इसके अंदर पूरे प्रदेश का अध्ययन किया जाने लगा। अलग अलग क्षेत्र के जो अध्ययन थे, प्रदेश का अध्ययन, अगले ही पॉइंट में क्षेत्र के अध्ययन किए जाने लगे। जो प्रदेश था इसमें तो हम लिखेंगे प्रदेश के सभी पहलुओं का अध्ययन करेंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे जो प्रादेशिक अध्ययन हुआ था उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटकर अध्ययन क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा। फिर क्षेत्र के आधार पर अध्ययन हो गया तो क्षेत्र में भी अलग अलग स्थान होते हैं, इन स्थानों का अध्ययन हुआ। पहले देखो हमने प्रादेशिक किया, पहले कैसा किया हमने? प्रादेशिक अध्ययन किया। समझिए मेरी बात को, पहले हमने खोज की, भूगोल की खोज की था ना, अन्वेषण आया पहला पॉइंट गुलामी के दौर में। फिर उत्तर गुलामी का दौर आया, तब हमने क्या किया? प्रदेश का अध्ययन किया। ये पूरा प्रदेश, ये प्रदेश, ठीक है। इसके बाद प्रदेश जो है उसको हमने क्या किया? क्षेत्रों में बांटा। किसमें बांटा? क्षेत्रों में। ये पूरा प्रदेश, इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा। फिर इसके बाद हमने क्या किया? इसको स्थानों में बांटा, यानी इसके और ज्यादा टुकड़े करके इसके अध्ययन किए। स्थानों में जब बांटा तो उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद जो है 5 मतलब 1 2 3 4 5 नंबर पे जो हम देख रहे थे, उसके अंदर हम देख रहे थे कि ये टुकड़े जो हमने बांटे हैं अलग अलग प्रकार से, इनमें जो मानव रह रहा है वो किस प्रकार जीवन यापन कर रहा है। ये देखिए मानव, ये स्थानिक संगठन हो गया ये वाला, इसमें मानव कैसे रह रहा है, क्या उसका व्यवहार है, और लास्ट में आज जो भूगोल दिखाई दे रहा है वो भूगोल निकल कर सामने आ गया। तो ये सारणी ये बता रही है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत ही शॉर्ट और स्वीट बनाया है मैंने इसको। आप लेक्चर को देखेंगे तो आपको यही चीजें वहां मिलेगी। इस वन शॉट में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ करा दिया आपको। मतलब इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है, अपने सारे साथियों को शेयर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। इससे मोटिवेशन मिलता है कि वास्तव में बच्चे पढ़ने वाले हैं, देखो कितनी रुचि दिखा रहे हैं। और प्रत्येक बच्चा यहाँ तक पहुंचा है तो उसका कमेंट जरूर आना चाहिए कि कैसा लगा आपको लेक्चर, समझ में आया कि नहीं आया। जो भी डाउट हो आपको पूछना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी वन शॉट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।